हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज आपके साथ जुड़े हैं महा रिवीजन के लिए। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस जो आपका टॉपिक है, यूनिट है, उसका महा रिवीजन आज करने वाले हैं। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आने वाला एग्जामिनेशन आप देने वाले हैं, तो आज का सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप कोई स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर या सेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आज आप इस सेशन को ज्वाइन कीजिए। आपको काफी अच्छे खासे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने को मिलेंगे, वो भी बहुत थोड़े से समय के अंदर। तो आइए फटाफट से इस रिवीजन सेशन को यहां पे स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट 2023-2024 एग्जामिनेशंस की, तो आप चेकआउट कर सकते हैं वे स्टडी क्लासेस के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज, जिसमें आपको कॉमर्स और मैनेजमेंट को लेकर कंप्लीट कोर्स, टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलग अलग पैकेजेस भी मिल जाएंगे। सारी डिटेल्स आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। एंड प्यारे दोस्तों, ये है आज के महा रिवीजन टॉपिक्स जो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली आपका जो पूरा लीगल एस्पेक्ट्स है वो यहाँ पे कवर अप हो जाने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, बात करेंगे उसके बेसिक और कुछ एडवांस्ड कंसेप्ट्स की। इसके बाद बढ़ेंगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ, जिसमें बेलमेंट वगैरह की बातें होंगी। इसके बाद आएगा आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट। फिर बारी आएगी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की। उसके बाद एलएलपी एक्ट की भी बात करेंगे। कंपटीशन एक्ट की भी बातें होंगी, जिसमें कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 की बातें भी होंगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। कंपनीज को लेकर बहुत सारा आपके सिलेबस के अंदर चीजें हैं, बट वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज जो है उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, अक्सर एग्जाम में सवाल आता है, उस पर चर्चा करेंगे। और फिर अपने डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी। तो आइए फटाफट से इन टॉपिक्स पे अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो बात करते हैं जी हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बहुत पुराना कानून है। इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872, और आज के समय में पूरे भारत पे, पूरे इंडिया पे ये अप्लाई करता है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जी एग्रीमेंट जो कि लीगली इन्फोर्सेबल है। तो ऐसा कोई एग्रीमेंट जो कि लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाता। तो क्या क्या स्टेजेस रहते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन में? पहले तो एक पार्टी दूसरी को कोई ऑफर देगी, प्रपोजल देगी, सामने वाली उसे एक्सेप्ट करेगी, तो हमारा प्रॉमिस बन जाएगा। दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करेंगे, दोनों का प्रॉमिस एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन बन जाएगा, और ये जो है आपका एग्रीमेंट जो है वो तैयार हो जाएगा। एग्रीमेंट जब आपका लीगली इन्फोर्सेबल हो जाता है, कानून में इन्फोर्सेबल हो जाता है, कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल हो जाता है, तो फिर वो फाइनली हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन जाता है। तो ये सीक्वेंस याद रखनी है आपको, बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होते हैं? कौन से कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कहेंगे? तो अगर उसमें पार्टीज की कंसेंट फ्री है, यानी कि जबरदस्ती कंसेंट नहीं ली गई, जबरदस्ती प्रॉमिस नहीं कराया गया, पार्टीज कॉम्पिटेंट हैं। आपकी कॉम्पिटेंट पार्टीज होती है जो कि मेजॉरिटी एज की हो, 18 साल से ऊपर की उम्र की हो, साउंड माइंड की हो, पागल नहीं होनी चाहिए, डिस्क्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए। जैसे आपका कोई एलियन एनिमी है, दूसरे एनिमी देश का कोई नागरिक है, तो वे आपके डिस्क्वालिफाइड होते हैं। तो अगर ये सारी कंडीशंस पूरी हो रही है, तो पार्टीज आपकी कॉम्पिटेंट हो जाएंगी। और जो कंसीडरेशन है वो लॉफुल होनी चाहिए। कंसीडरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए तुमने पैसे दिए तो मैं उसका मर्डर कर दूंगा। ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का लीगल होना चाहिए, इलीगल काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होने चाहिए जो कि एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किए गए हों, जैसे एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, या फिर ऐसे एग्रीमेंट जो कि आपको कोर्ट जाने से मना करते हैं, रोकते हैं, इन्हें माना गया एक्सप्रेसली वॉइड। दो पार्टीज कम से कम होनी जरूरी है जी। उनकी इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशन बनाने की। अगर इंटेंशन लीगल रिलेशन बनाने की नहीं है, तो फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यहां पे नहीं बनेगा। और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी जरूरी है। तो हम कहते हैं कि भाई हम आपको मैजिक से सोना खजाना ढूंढ के दिखाएंगे, तो ये तो इम्पॉसिबल ही है। तो दिस इज गोइंग टू बी अगेन नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, रेदर अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर, तो कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। माइनर के साथ आपने एग्रीमेंट किया, इट इज गोइंग टू बी वॉइड एब इनिशियो। ये शुरू से वॉइड रहने वाला है, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। माइनर मेजर बन गया तब भी आप इसकी रेटिफिकेशन नहीं करा सकते। बट हाँ, माइनर यहां पे बेनिफिशियरी बन सकता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी हो सकता है। आप माइनर के पेरेंट या फिर गार्डियन को भी यहां पे बाइंड नहीं कर सकते। बट अगर आप माइनर को नेसेसरी सप्लाई कर रहे हैं, तो फिर कुछ केसेस में आपको जो है पेमेंट का राइट यहां पे दिया गया है। और अगर बात करें टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी अगर हम बात करें,
तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमारे हो सकते हैं जिसमें ये सारी खूबियां प्रस्तुत हैं, प्रेजेंट है। वॉइड हो सकते हैं जिसमें ये खूबियां कोई ना कोई प्रेजेंट नहीं है, जैसे आपका जो कंसिडरेशन है लॉफुल नहीं है, जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपका इम्पॉसिबल है तो फिर वॉइड हो जाएगा। वॉइडेबल हो सकता है यानी कि एक पार्टी की तरफ से उसे वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, तो आपने किसी की कंसेंट ली थी जोर जबरदस्ती करके, तो फिर उसके बिहाफ पे ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जिसका ऑब्जेक्टिव इलीगल है, ड्रग्स में ट्रेड करना, ऐसा टाइप। अनएनफोर्सेबल जिसमें कोई टेक्निकल लिमिटेशन हो गई है और उसकी वजह से अब आप इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते, जैसे वो राइटिंग में नहीं है, टाइम बार हो चुका है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन भी हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक्सप्रेस जो कि राइटिंग में है, इंप्लाइड जो कि आपके कंडक्ट से आपके जो कॉन्ट्रैक्ट बन गए, एग्रीमेंट बन गए हैं। क्वासाई मतलब यहां पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आपके अपने आप बन जाते हैं। दीज आर क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट्स, इनको आगे डिस्कस करेंगे। और आजकल तो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं जिन्हें ई कॉन्ट्रैक्ट्स बोला जाता है। इसके बाद है जी बाय परफॉर्मेंस, तो जिसमें दोनों पार्टीज ने अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर दी वो आपके एग्जीक्यूटेड है। जिसमें अभी किसी पार्टी की परफॉर्मेंस पेंडिंग है तो वो एग्जीक्यूटरी है, दोनों की पेंडिंग है तो बायलेटरल एग्जीक्यूटरी, एक की पेंडिंग है तो यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी। इसके अलावा हमारे पास वेजरिंग एग्रीमेंट भी हो सकते हैं, तो ये बेसिकली आपकी नॉर्मली बेटिंग एग्रीमेंट है, आप बेट लगा रहे हैं बारिश होगी नहीं होगी, ऐसे टाइप के। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी हैं आपके। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको फुलफिल होना या ना होना डिपेंड करता है किसी कॉन्टिजेंट इवेंट के ऊपर। तो जैसे कोई ऐसा एग्रीमेंट है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कहा गया कि अगर शिप सामान लेकर आ गया तो हम आपको इतना सामान दे देंगे। तो अगर शिप सामान लेकर आ जाता है तो फिर ये वैलिड हो जाएगा, अगर शिप सामान लेकर नहीं आता तो फिर ये वैलिड नहीं माना जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं फ्री कंसेंट की। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें कहता है कि कंसेंट का फ्री होना बहुत जरूरी है। कंसेंट फ्री तब मानी जाएगी व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक। तो अगर आपको कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, देन इट इज गोइंग टू बी voidable at the option of the person whose consent has been so obtained। तो जिस पर्सन की कंसेंट आपने ली है कोअर्शन करके, अनडू इन्फ्लुएंस करके, फ्रॉड करके, तो वो पर्सन चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, वॉइड कर सकता है। अगर आपका मिस्टेक है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो फिर उसे वॉइड माना गया है। बट ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मिस्टेक ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड इज नो एक्सक्यूज। आप इंडिया में रहकर ये नहीं कह सकते कि मुझे इंडिया का कानून मालूम नहीं था, मेरे से गलती होगी तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दो, ऐसा नहीं माना जाएगा। बट हाँ, अगर आपकी कोई मिस्टेक है किसी इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर, किसी फॉरेन लॉ को लेकर, तो इस केस में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे वॉइड माना जाएगा। अब बात करते हैं जी डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आपका कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा बाय परफॉर्मेंस। तो आपकी ऑब्लिगेशन है, आप पूरी कर दो। म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों मिलकर एग्री कर लें कि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। ऑपरेशन ऑफ द लॉ, पार्टीज की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, उसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया। लैप्स ऑफ द टाइम, बहुत लंबा समय बीत गया है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया गया पार्टीज ने, तो उस केस में ये डिस्चार्ज हो जाएगा और डैमेजेस वगैरह के लिए सूट फाइल किया जाएगा। आपके प्रॉमिसी, जिनको प्रॉमिस किया गया था, जिसने प्रॉमिस को मनवाना था, जिसको यहाँ पे जिसके लिए यहाँ पे काम किया जाना था, उसी ने वेवर कर दिया कि भाई अब मेरे लिए काम करने की जरूरत नहीं है, तो फिर भी डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। इंफीरियर राइट आपके सुपीरियर राइट के साथ मर्ज हो गए। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट था लीज को लेकर, अब जमीन खरीदी ली गई, तो लीज तो इंफीरियर राइट है, अब जमीन खरीदी ली गई, तो फिर आपका बड़ा राइट जो है यहाँ पे सेल का हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का हो गया, तो उसमें आपका इंफीरियर राइट भी मर्ज कर गया। इंफीरियर राइट वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका लीज वाला, वो यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ और तरीके हैं डिस्चार्जिंग के। तो यहाँ पे हमारे पास है नोवेशन, यानी कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ओल्ड, तो पुराना खत्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर करके। रिसिशन, यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर दिया, उसे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ऑल्टरेशन, आपने उसके अंदर कुछ मेजर ऑल्टरेशन कर दी, तब भी आपका जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे डिस्चार्ज माना जाएगा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की, कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कौन करेगा, जिसने प्रॉमिस किया है वो करेगा, उसके बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन कर सकता है, उसकी डेथ हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। बट अगर आपका पर्सनल स्किल वाला कॉन्ट्रैक्ट था, जैसे कोई पेंटिंग बनानी थी, गाना गाना था, फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर पाएंगे। अगर ज्वाइंट प्रॉमिसर है तो सबको करना होगा कॉन्ट्रैक्ट को पूरा। अगर किसी एक की डेथ हो गई तो बाकी सब प्लस उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को करना होगा, सबकी डेथ हो गई तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को करना होगा। और यहाँ पे आपके जो एजेंट है
आपके प्रॉमिसर के जो एजेंट है वो भी इसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रीच ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट की। तो ब्रीच ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट का यहां पे क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना इज बेसिकली गोइंग टू बी ब्रीच। अब अगर आपने ड्यू डेट पे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, सो दिस इज एक्चुअल ब्रीच। अगर ड्यू डेट आने से पहले ही आपके हाव भाव ऐसे हैं कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करने वाले, तो हम इसे एंटीसिपेटरी ब्रीच बोलते हैं। अगर ब्रीच हो गया है कॉन्ट्रैक्ट का, तो उस केस में आपकी जो पार्टीज है, जो अग्रीव्ड पार्टी है, वो यहां पे क्या कर सकती है? वो डैमेजेस के लिए सूट फाइल कर सकती है, वो इंजंक्शन के लिए जा सकती है। जैसे आपने एक एक्टर के साथ समझौता किया था कि वो एक्टर 1 साल तक आपके लिए काम करेंगे, वो एक्टर ने कहीं और काम पकड़ लिया, तो आप कोर्ट के पास जाकर उस एक्टर को रोक सकते हैं, उसके अगेंस्ट इंजंक्शन ऑर्डर जो है वो निकलवा सकते हैं। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आपके लिए किसी ने कुछ डांस करना था, गाना गाना था, वो नहीं कर रहा, तो आप कोर्ट में जाकर कहेंगे भाई इसे कहिए कि मेरे लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे, नहीं तो मेरे को नुकसान हो जाएगा। रिसीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंडेड मान सकते हैं, खत्म मान सकते हैं, और फिर डैमेजेस के लिए फाइल कर सकते हैं। क्वांटम मेरियट, यानी कि एक पार्टी ने जितना काम कर दिया, देखो ए उस पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा था, उसने कुछ काम कंप्लीट करके दे भी दिया था, अब बी जो है उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो ए ने जितना काम किया उसके पैसे तो उसे मिलने चाहिए ना, दिस इज क्वांटम मेरियट। अब आते हैं जी सूट फॉर डैमेजेस। तो रेमेडीज के अंदर एक हमारे पास है सूट फॉर डैमेजेस। तो यहां पे आप डैमेजेस कौन कौन से क्लेम कर सकते हो? एक तो नॉर्मल जो आपके ऑर्डिनरी डैमेजेस हुए ब्रीच होने की वजह से, और अगर मान लीजिए आपका ब्रीच होने की वजह से कोई और स्पेशल डैमेजेस हो गए, आपको कोई और कॉन्ट्रैक्ट, आपकी कोई और एग्रीमेंट यहां पे इफेक्ट हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, तो वो स्पेशल डैमेजेस भी आपको मिल जाएंगे। विंडिकेटिव डैमेजेस, तो विंडिकेटिव डैमेजेस आपके किस केस में दिए जाते हैं? तो ये दो केसेस में आपके दिए जाते हैं। तो यहाँ तो आपका ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी हुआ है, आपने किसी को शादी का वादा किया, फिर आपने नहीं की, उसकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाया, या फिर आपके बैंक ने आपका चेक गलत डिसऑनर कर दिया, उसे करना नहीं चाहिए था, इससे आपकी रेपुटेशन का नुकसान हुआ, तो फिर इस केस में भी आपके विंडिकेटिव या फिर एग्जाम्पलरी डैमेजेस अवार्ड किए जा सकते हैं। इसके अलावा नॉमिनल डैमेजेस भी अवार्ड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे पार्टी को नुकसान नहीं हुआ, बट फिर भी डैमेज, फिर भी आपका ब्रीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट का, तो फिर उस केस में 1-2 रुपए नॉमिनल डैमेजेस अवार्ड किए जा सकते हैं। डैमेजेस फॉर डिटोरियोरेशन कॉज्ड बाय द डिले, तो अगर कोई डिले हो गया, उसकी वजह से सामान खराब हुआ, उसके डैमेजेस हो सकते हैं। या फिर प्री फिक्स्ड डैमेजेस भी आपके हो सकते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही आपने फिक्स कर लिए थे। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे आपके सामने सवाल है, और कोशिश यही होनी चाहिए आपकी, जितने भी सवाल आज आपके साथ डिस्कस होंगे उसमें पहला आंसर आपकी तरफ से आए। सवाल कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, और ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं, ये पेपर से आया हुआ ही सवाल है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है। सवाल है जी, अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट। तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं उसमें जो भी आपके स्टेजेस रहते हैं उनको अरेंज करना है, पहले से आखिरी स्टेज की तरफ आपको जाना है। सबसे पहला स्टेज इनमें से क्या रहेगा, फटाफट से आप सोचकर बताइए। सर सबसे पहले आप क्या करेंगे? एग्रीमेंट करेंगे, प्रॉमिस करेंगे, ऑफर करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर एक्सेप्टेंस करेंगे? देखो, सबसे बाद में आपका कॉन्ट्रैक्ट आएगा, ना कि सबसे पहले। जो शुरुआत आपकी होने वाली है वो होने वाली है ऑफर से। एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस, और उसके बाद आपका एग्रीमेंट और आपका कॉन्ट्रैक्ट आएगा। तो आपका जो सीक्वेंस बनने वाला है, दैट शुड बी सी डी, दैट शुड स्टार्ट विद सी, सी से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए ई, उसके बाद है बी, और उसके बाद ए और डी। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है ना, वो यहाँ पे बन जाएगा। तो आई होप इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही लॉजिकल सा सवाल था, और ऐसे सवाल आपके हर दूसरे तीसरे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये चीज आपने क्लियर कर ली, तो आपका एक सवाल तो यहाँ पे पक्का हो ही जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है मैच द फॉलोइंग का। तो आपको डैमेजेस दिए हैं और आपको इन्हें मैच करना है। तो सबसे पहले हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस। तो ऑर्डिनरी डैमेजेस आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट्स में दिए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के टाइम पे। तो ए तो आपका 3 से मैच होगा, और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर 1 तो बन ही जाएगा। स्पेशल डैमेजेस आपके इनडायरेक्ट लॉस के ऊपर दिए जाते हैं। एग्जाम्पलरी डैमेजेस आपके क्वाइट हेवी इन अमाउंट होते हैं और पनिशमेंट के लिए दिए जाते हैं। और नॉमिनल डैमेजेस जो हैं नॉमिनल अमाउंट के होते हैं, और कंपनसेशन की तरह तो ये एक्ट नहीं करते हैं। तो डी का 1 मैचिंग हो गई, और आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 सीधा सीधा यहां पे बन जाएगा। तो आइए जी, अब बात करते हैं कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की। सबसे पहले हमारे पास है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट जो है उनको कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट की तरह मानता है। दे आर बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन्स लॉस।
तो दूसरे के नुकसान की वजह से आप अमीर नहीं बन सकते। तो यहाँ पे कौन कौन से केसेस में क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स आपके अराइज होंगे, तो कहा गया क्लेम फॉर दी नेसेसरीज। तो आपने किसी ल्यूनेटिक को, आपने किसी माइनर को यहाँ पे नेसेसरीज सप्लाई करी थी, नेसेसिटी सामान सप्लाई किया था, उसे रोटी कपड़ा दिया था, तो इस केस में आपका क्लेम उस पर बना रहेगा। माइनर पर्सनली तो नहीं, बट उसकी प्रॉपर्टी से आपको पेमेंट मिलनी चाहिए। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, तो जिस पर्सन ने पेमेंट करनी थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उस पर्सन ने नहीं, किसी और पर्सन को नुकसान हो रहा था, उसने क्या कर दिया, उसकी पेमेंट कर दी। तो यहाँ पे जो इंटरेस्टेड पर्सन जिसने पेमेंट कर दी, वो दूसरे पर्सन से पैसे रिकवर कर सकता है जिसकी ओरिजिनल लायबिलिटी थी। ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉयिंग द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेच्युटोस एक्ट, तो आपकी दुकान पे कोई गलती से सामान रख गया, आपने उस सामान का इस्तेमाल कर लिया, उसे यूज कर लिया, तो अब उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स, अगर आपको कोई गुमा हुआ सामान मिला है तो उस केस में आपको उसका रीजनेबली ध्यान रखना है, और यहाँ पे आपको ये देखना है कि आप जो ओरिजिनल ओनर है उस तक ये सामान पहुंचा दें। अगर फिर भी आपको ओनर नहीं मिल रहे हैं, सामान पेरिशेबल नेचर का है, तो उस केस में आप उस सामान को बेच भी सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पे आपको ये भी राइट दिया गया है कि आपको ओनर के ढूंढने में जो खर्चा वगैरह हुआ है, उस खर्चे की भरपाई आपकी की जाएगी। जब तक वो खर्चे की भरपाई आपकी नहीं हो रही, तब तक आप उस सामान को नहीं लौटाएंगे। मनी पेड बाय मिस्टेक और कोअर्जन, तो गलती से या फिर जबरदस्ती करवा के कोई पैसा दिया गया, तो उस केस में फिर वो पैसा वापस से रिकवर किया जा सकता है। अब आते हैं बेलमेंट के ऊपर। तो बेलमेंट बेसिकली हमारे पास है डिलीवरी ऑफ द गुड्स। आपने किसी पर्सन को गुड्स डिलीवर किए किसी काम के लिए, आपने उसे पोजेशन दिया अपने गुड्स का, ओनरशिप नहीं दी किसी पर्टिकुलर काम के लिए। जैसे आपकी रिस्ट वॉच खराब हो गई, आप गए रिपेयर वाले के पास, आपने उसे वॉच दी रिपेयर करने के लिए, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट किसका बन जाएगा, बेलमेंट का बन जाएगा। आप यहाँ पे कौन है, बेलर हैं, और जिसको आप वॉच देकर आए हैं वो यहाँ पे बेली है। तो एज अ बेलर आपकी यहाँ पे क्या ड्यूटी है, आपके सामान में जो फॉल्ट है वो आपको बताने हैं। ब्रीच ऑफ वारंटी एज टू टाइटल, तो यहां पे अगर आप उस सामान के वैलिड टाइटल होल्डर नहीं है, आपने क्या किया, ए ने क्या किया, बी से बिना पूछे उसकी गाड़ी सी को दे दी। अब यहां पे बी नाराज हुआ, उसने सी पे केस किया, उससे डैमेजेस वगैरह वसूले, तो इस केस में तो यहां पे सी को नुकसान हुआ, वो किसकी वजह से हुआ, ए की वजह से हुआ। तो यहां पे सी क्या कर सकता है, ए से पैसे रिकवर कर सकता है। बियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डैमेजेस इन केस ऑफ ग्रेच्युटोस बेलमेंट, तो अगर आपकी ग्रेच्युटोस बेलमेंट है तो इसके अंदर ना कोई कंसिडरेशन नॉर्मली इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे आपने अपने दोस्त से कहा कि भाई मेरे को आज घूमने जाना है, मेरे को किसी काम से जाना है, तो मुझे अपनी गाड़ी दे दो, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी आप ले जाओ। तो उस गाड़ी का कुछ तो नॉर्मल ऑर्डिनरी खर्चा होगा, जैसे पेट्रोल वगैरह का जो खर्चा है, कोई छोटा मोटा रिपेयर, उस सब का जो खर्चा है, वो सब तो ऑर्डिनरी खर्चा है, और उसकी ड्यूटी आपकी ही बनती है कि आप उस खर्चे को बियर करें। आप बेली हैं, आपको ही उसे पूरा करना है। बट अगर गाड़ी में कोई मेजर फॉल्ट था, आप लेकर गए, आपको पता चला गाड़ी में तो बहुत मेजर फॉल्ट था, अब यहाँ पे वो जो मेजर फॉल्ट था आपने उसे ठीक कराया, बहुत सारा खर्चा हो गया उसके ऊपर, तो वो खर्चा जो है वो आप किससे रिकवर कर सकते हैं, आप गाड़ी के ओनर से रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेलर जो है, गाड़ी के ओनर जो है, उनकी ड्यूटी है कि वो उस खर्चे की भरपाई करें। अगर बात करें ड्यूटीज ऑफ दी बेली की, तो जिनको सामान दिया गया है, सामान का ख्याल रखना है, अपने सामान के साथ मिक्स नहीं करना, उनका कोई अनऑथराइज्ड इस्तेमाल नहीं करना है, और सामान पे काम हो जाने के बाद उसे वापस कर देना है। और अगर उस सामान में कोई प्रॉफिट हो गया, मुनाफा हो गया, तो जैसे गायें जो है बेलर ने बेली के पास रखी थी, अब उस गाय ने क्या किया, बछड़ा दिया, तो बछड़ा और गाय दोनों वापस करनी पड़ेंगी। जो बेली जो है आपके, वो गुड्स को रिटेन कर सकते हैं। आपने घड़ी रिपेयर के लिए दी थी, आपका पर्सन जो है वो घड़ी आपकी रख सकता है जब तक आप उसके लेबर के स्किल के चार्जेस पे नहीं करते हैं। अब आते हैं जी प्लेज के ऊपर। तो प्लेज का मतलब होता है आपने गुड्स को गिरवी रखा फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट, तो इट इज बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट। तो जो यहाँ पे गिरवी रख रहा है उसे यहाँ पे पॉनर बोला जाता है, और दूसरी पार्टी जो है जिसके पास गिरवी रखा गया है उसे यहाँ पे पोनी बोला जाता है। अगर राइट्स ऑफ द पॉनर की बात करें, तो यहाँ पे राइट्स ऑफ द पॉनर हमारे पास ये हैं कि अगर उनका सामान अनऑथराइज तरीके से बेच दिया गया, हमने कुछ सामान गिरवी रखा है कुछ सामान हमने पौनी के पास, तो अगर हमारे जो पौनी हैं उन्होंने उनका जो सामान है पॉनर का उसे अनऑथराइज तरीके से बेच दिया बिना कोई नोटिस वगैरह इशू किए, तो उस केस में वो सूट फाइल कर सकते हैं, पॉनर सूट फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा पौनी के भी कुछ राइट्स हैं। अगर जो पेमेंट होनी थी वो पेमेंट नहीं हुई, तो इस केस में वो उस पेमेंट के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। और
और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पोनर को नोटिस देके उन गुड्स को बेच भी सकते हैं। कुछ केसेस के अंदर आपके नॉन ओनर जो हैं वो भी गुड्स को प्लेज कर सकते हैं, यानी कि गुड्स के मालिक नहीं है फिर भी उन्हें गिरवी रख सकते हैं। जैसे वो मर्केंटाइल एजेंट है तो प्रिंसिपल के गुड्स को गिरवी रख सकते हैं। वो सामान के को ऑनर हैं, पूरे मालिक नहीं है फिर भी गिरवी रख सकते हैं विद द अदर पर्संस परमिशन। तो ये आपके कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स थे। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, ड्यूटीज ऑफ बेलर इंक्लूड take care of the goods, bear extraordinary expenses, return accretion to the goods, indemnify the bailee, disclose known faults। देखो, आपके पास एक बेलर होता है और एक आपके पास होता है बेली। तो बेलर वो है जिन्होंने अपना सामान बेली को दिया हुआ है कुछ समय के लिए इस्तेमाल करने के लिए। जैसे बेलर ने अपनी गाड़ी दी है एक अपने दोस्त को, बेली को, जो कुछ समय के लिए उसका इस्तेमाल करने वाला है। तो बेलर की ड्यूटी यहाँ पे क्या होने वाली है वो आपको बताना है। देखो, इनमें से सबसे पहला बताया टेक केयर ऑफ द गुड्स। तो गुड्स का ख्याल किसने रखना है, जिसको सामान मिला यानी कि बेली को मिला। तो ये तो ड्यूटी किसकी हो गई, ये बेली की हो गई, बेलर की ड्यूटी नहीं है। बियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। देखो, जो गाड़ी हमने दी उसमें कोई बहुत बड़ी खराबी थी और वो बहुत बड़ी खराबी को ठीक करने के लिए बेली का काफी ज्यादा खर्चा हो गया, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा जो हुआ ना वो बेलर की जिम्मेदारी है, इसकी ड्यूटी है, तो इसे पूरी करनी होगी। रिटर्न एक्रीशन टू द गुड्स। अब देखो, गाड़ी के केस में तो एक्रीशन नहीं होगा, बट लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमने मुर्गी दी थी और मुर्गी ने अंडा दिया, तो अंडा जो है वो भी बेलर को वापस करना होगा, बेली को। तो ये ड्यूटी होती है बेली की, ना कि बेलर की। इंडेमनीफाई द बेली। तो इंडेमनीफाई द बेली का मतलब है कि अगर बेली को कोई यहाँ पे नुकसान वगैरह हो रहा है तो आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और डिस्क्लोज नोन फॉल्ट्स। तो अगर कोई आपकी गाड़ी में फॉल्ट वगैरह जिसके बारे में आपको जानकारी है तो वो आपको बेली को बता देना, ये आपकी ड्यूटी है। तो बी, डी और ई बेलर की ड्यूटी बनेंगी, ए और सी जो है वो बेली की ड्यूटी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। चलिए, तो बात करते सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की। तो ये जो हमारा कानून है ये जुड़ा है गुड्स की सेल से, और ये जो है इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930। और हमारा ये एज एन इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो है इसे लाया गया था। बाद में इसे इसमें से इंडियन वर्ड हटा दिया गया एंड इट बिकम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये जो आपका एक्ट है डील करता है सेल ऑफ गुड्स से, यानी कि गुड्स से डील करता है। गुड्स के अंदर केवल आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी आएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगी। और यहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी यहां पे कुछ चीजें नहीं आएंगी, जैसे एक्शनेबल क्लेम्स और मनी इसके अंदर आपकी नहीं आएगी। एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करें तो एक बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि कम से कम दो पार्टीज तो रहने वाली हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होने वाली है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होने वाली है, यानी गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर किए जाएंगे। कुछ गुड्स यहां पे होने वाले हैं। प्राइस या फिर कंसीडरेशन जो है वो भी होगी, फ्री में ट्रांसफर नहीं होगा। और जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो भी यहां पे आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। तो यहां पे हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैं उन्हें दो में बांटा गया है, एक तो सेल और दूसरा एग्रीमेंट टू सेल। तो एग्रीमेंट टू सेल का क्या मतलब है, देखो सेल का मतलब तो आपने सामान बेच दिया, एग्रीमेंट टू सेल मतलब अभी नहीं बेचा, फ्यूचर डेट पे आप बेचने वाले हैं। सो दिस इज नॉट एन एग्जीक्यूटेड बट रेदर अ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जैसे फ्यूचर में एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो यहां पे अभी ना तो ओनरशिप गुड्स की और उन गुड्स से जुड़ा हुआ रिस्क जो है वो अभी बायर के पास ट्रांसफर नहीं हुआ। और यहां पे अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर ब्रीच हो जाता है, जैसे यहां पे आपका जो सेलर है, यहां पे अगर जो बायर है वो सामान खरीदने से मना कर देता है, बायर के एंड पे ब्रीच हो जाता है, तो उस केस के अंदर जो सेलर है ही कैन नॉट स्यू फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स, ही कैन ओनली स्यू फॉर द डैमेजेस अराइजिंग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रीच। अगर आपने सामान बेच दिया फिर बायर ने ब्रीच किया तो फिर तो आप सामान के पैसे के लिए जो है सूट फाइल करोगे, उसके लिए स्यू करोगे। बट सामान बेचा ही नहीं था, फ्यूचर में बेचना था, अब पहली ब्रीच हो गया है, तो उस केस में पैसों के लिए जो है केस नहीं कर सकते, केवल डैमेजेस के लिए ही कर सकते हैं। तो गुड्स जो है ना हमारे पास अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक है एग्जिस्टिंग गुड्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं, अभी एग्जिस्ट करते हैं, प्रेजेंटली आपके एग्जिस्ट करते हैं। फ्यूचर गुड्स जो कि अभी फ्यूचर में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। कॉन्टिंजेंट गुड्स जो कि अभी अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, डिपेंड करता है किसी और इवेंट के ऊपर। एग्जिस्टिंग गुड्स को भी हम तीन में बांट सकते हैं। स्पेसिफिक गुड्स जिन्हें आपने कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे स्पेसिफाई कर लिया कि ये वाले गुड्स हैं। इसके अलावा असर्टेंड और अनअसर्टेंड भी हो सकते हैं। तो जो गुड्स अभी कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे आपने असर्टेन नहीं किए वो आपके अनअसर्टेंड रहने वाले हैं,
और बाद में उन्हें जो है असर्टन कर लिया जाएगा, तो फिर वो असर्टन गुड्स यहां पे बन जाएंगे। देखो डिलीवरी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट। और डिलीवरी आपकी तीन तरीके की हो सकती है, या तो आप एक्चुअल डिलीवरी कर दें, सामान जो है एक्चुअल में डिलीवर करा दें, जैसे अमेजॉन वाला, फ्लिपकार्ट वाला आपके घर आके सामान एक्चुअली में आपको डिलीवर करता है। इसके अलावा एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, यानी कि जहां सामान था वहीं पड़ा, कोई कस्टडी में चेंज नहीं आया, जिसके पास सामान था उसी के पास सामान पड़ा है, पर अब हमने उसे एक पर्सन को कह दिया कि अब ये सामान तुमने मेरे बिहाफ पे नहीं, जिसको मैंने बेच दिया उसके बिहाफ पे रखा हुआ है। सिंबॉलिक डिलीवरी भी हमारी हो सकती है, जहां पे हमने केवल सामान की जो बिल है, सामान की जो रसीद है, उसे यहां पे ट्रांसफर कर दिया। अब यहां पे एक बहुत अच्छा, यहां पे एक प्रोवर्ब इसे कह सकते हैं, एक बहुत यहां पे पॉपुलर ये टर्म है, नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट। इसका मतलब है कि नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। तो अगर आप किसी चीज के मालिक नहीं हो, तो आप उस चीज का मालिक किसी और को भी नहीं बना सकते। अगर आपके पास चोरी का पेन है, आप किसी को 10 रुपए में वो पेन बेच देते हो, तो जिसको आपने पेन बेचा वो उस पेन का मालिक नहीं माना जाएगा, चाहे उसने आपसे गुड फेथ में वो पेन लिया हो। आपके पास वैलिड टाइटल नहीं था, तो आप किसी और को भी वैलिड टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो एक इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको समझनी होगी। इसके अलावा जी यहां पे हमारे पास कंडीशन और वारंटी, दो ब्रीचेस यहां पे हमारे पास आते हैं। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन वो चीज है जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट का मेन एलिमेंट है। जैसे आपने गाड़ी खरीदनी थी और बताया था सामने वाले को कि भाई मेरी गाड़ी की जो माइलेज है कम से कम मेरे को कितनी चाहिए, आपने कहा मेरे को कम से कम 25 की जो है माइलेज चाहिए, किलोमीटर पर लीटर 25 की माइलेज मुझे चाहिए। बट आपने देखा कि वो गाड़ी जो है वो 15 से ऊपर की माइलेज दे ही नहीं सकती, देने वाली वो नहीं है। तो उस केस में दिस इज व्हाट, दिस इज ब्रीच ऑफ एन एसेंशियल कंडीशन। ये तो आपकी मेन शर्त थी जो कि यहां पे टूट गई। तो इस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हो, रेपुडिएट कर सकते हो, और साथ ही साथ डैमेजेस भी हैं, क्लेम कर सकते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा का पूरा यहां पे खत्म आप कर सकते हो। बट अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन है जो कि बिल्कुल मेन एसेंशियल एलिमेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, जैसे आपने कहा था कि मुझे कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए, बट आपने देखा कि कई बार उस गाड़ी में से आवाजें आती है, नॉइजी हो जाती है गाड़ी, तो उस केस में ये मेन कंडीशन नहीं है, बट यहां पे फिर भी आपका ब्रीच तो हुआ है, और इसे ब्रीच ऑफ वारंटी बोला जाता है। और दिस इज अ ब्रीच ऑफ एन इवेंट विच इज कोलेटरल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट, और इस केस में आप केवल डैमेजेस के लिए यहां पे स्यू कर सकते हैं, ना कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा का पूरा रिपुडिएट कर सकते हैं। आप उसे नहीं कह सकते ले अपनी गाड़ी उठा के ले जा और मेरे पैसे मुझे दे दे, आप केवल डैमेजेस यहां पे क्लेम कर सकते हैं। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, केविएट एम्प्टर। केविएट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर। जो सामान खरीद रहा है उसे यहां पे सतर्क रहना है कि सही सामान वो खरीदे। सामान खरीद लिया फिर बाद में आपके सेलर की जिम्मेदारी नहीं है, आपको उसी समय देख के समझ के सामान लेना होगा। बट इस प्रिंसिपल की कुछ एक्सेप्शंस भी यहां पे बताई गई हैं। तो अगर किसी केस में बायर ने स्पेसिफाई किया था मुझे तो इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए सामान चाहिए, और वो पर्पस उस सामान से पूरा नहीं हो रहा, उसने डिस्क्रिप्शन बताई थी कि इस डिस्क्रिप्शन का सामान चाहिए और उस डिस्क्रिप्शन का सामान नहीं निकला, उसने गुड्स खरीदे थे किसी ब्रांड नेम या पेटेंट नेम के अंदर, उसने फ्रिज खरीदा था बट फ्रिज तो अलमारी की तरह निकला, कूलिंग तो बिल्कुल करता ही नहीं था। फ्रॉड किया सेलर ने, गुड्स खरीदे आपने सैंपल देखकर और सामान जो है वो सैंपल के जैसा निकला ही नहीं, तो इस केस में आपका ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेगा। अब बात करते हैं जी अनपेड सेलर की। अनपेड सेलर हमारे पास वो है जिसके प्राइस की पेमेंट नहीं की गई, इसको पैसे मिलने थे, बायर ने इसको पैसे देने थे, इसको पूरे पैसे यहां पे नहीं बताए, पैसे नहीं दिए। तो इस केस में यहां पे क्या होने वाला है, इसके पास कुछ राइट्स आ जाने वाले हैं। राइट्स इसके पास आएंगे गुड्स के अगेंस्ट भी और बायर के अगेंस्ट भी। अगर तो गुड्स अभी इसके पास ही पड़े हुए हैं तो उस केस में वो गुड्स को भेजेगा ही नहीं, गुड्स को वहीं रोक लेगा, उनको लियन कर लेगा। अगर उसने गुड्स को बेच दिया, गुड्स आपके रास्ते में हैं, और बायर अगर आपके इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो उस केस में वो रास्ते में रोक सकता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता है, और उस सामान जो उसके पास आ चुका है, सामान जो उसके पास रखा हुआ है जो कि उसने नहीं भेजा है, उसे वो बेच भी सकता है, उसे वो बेच भी सकता है आफ्टर इन्फॉर्मिंग द बायर। अगर पेरिशेबल नेचर का सामान है तो उस केस में तो बायर को बिना इन्फॉर्म किए भी वो सामान को बेच सकता है। और अगर बात करें राइट्स अगेंस्ट बायर की, तो बायर के अगेंस्ट वो स्यू कर सकता है प्राइस के लिए कि भाई जो सामान बायर को दिया उसका पैसा वो दे, और कोई उससे नुकसान हुआ, डैमेजेस हुए, उसके लिए भी स्यू कर सकता है, और उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए भी वो स्यू कर सकता है। अब आते हैं बायर के पास। बायर के साथ जो है अच्छा नहीं हुआ, बायर ने सामान खरीदना था पर सामान उसे नहीं मिला,
तो क्या कर सकता है, ही कैन स्यू फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, सामान नहीं दिया उसकी वजह से उसको नुकसान हुआ, डैमेजेस के लिए स्यू कर सकता है, इन डैमेजेस के साथ साथ इंटरेस्ट के लिए भी स्यू कर सकता है। और अगर किसी केस में डैमेजेस देना ठीक नहीं रहेगा तो वो कह सकता है कि मेरे को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, मुझे तो वही गुड्स चाहिए, गुड्स ही डिलीवर करवाए जाएं, स्पेसिफिकली वही परफॉर्मेंस जो है वो मुझे दी जाए। तो ये है आपका जी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अगला सवाल बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान सवाल है। राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांसिट एक्सरसाइज्ड बाय एन अनपेड सेलर इज टू recover price, regain possession, retain possession, regain possession, recover damages। तो स्टॉपेज इन ट्रांसिट के राइट की बात करते हैं कि अनपेड सेलर है, उसे पैसे नहीं मिले हैं, वो सामान को रास्ते में स्टॉप कर सकता है, ट्रांसिट में स्टॉप कर सकता है। क्यों स्टॉप करेगा? ताकि वो जो सामान है जिसके पैसे उसे मिल नहीं रहे, पेमेंट उसकी हो नहीं रही है, उसका पोजेशन उसे वापस से रीगेन हो जाए, वापस से उसे मिल जाए। उसने छोड़ दिया था पोजीशन को, बट अब वो वापस से रीगेन कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। तो चलिए आइए बात करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की। तो ये हमारा लॉ जो है वो क्या करता है, डिफाइन करता है, अमेंड करता है द लॉ रिलेटिंग टू प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। तो बेसिकली यहां पे बताया गया है कि आपके 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सेक्शन 13 में स्पेसिफिकली बताया गया है कि 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। अगर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो कौन कौन से आपके इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं? देखो यहां पे आपके बियरर इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, यानी कि जिसके पास होगा, जिसके हाथ में होगा, जो उसका बियरर होगा उसे पेमेंट मिलेगी। ऑर्डर, जिसका नाम लिखा गया है उसे पेमेंट की जाएगी। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, जो आपका इंडिया में बनाया गया और इंडियन रेजिडेंट के ऊपर बनाया गया या फिर इंडिया में पेबल है तो उसे इनलैंड बोला जाता है। जो बाहर बनाया गया, बाहर पेबल है, बाहर के पर्सन पे बनाया गया तो उन्हें फॉरेन यहां पे इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट, जब डिमांड की जाएगी तभी उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। टाइम इंस्ट्रूमेंट, एक समय के बाद, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, इसके बाद इनकी पेमेंट की जाएगी। इनकोएट आपके इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट और इसके अलावा कुछ एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट के अंदर जो है प्रॉमिस होने वाला है, जिस पर्सन ने पैसे देने हैं, जैसे एक्स ने वाई को पैसे देने हैं तो एक्स क्या करेगा, एक्स प्रॉमिसरी नोट खुद बनाएगा कि आई प्रॉमिस टू पे वाई, कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं वाई को या फिर वाई के कहने पे किसी और को, वाई और हिज ऑर्डर, मैं उसको जो है इतने पैसे दे दूंगा आफ्टर 3 मंथ्स या फिर ऑन डिमांड। नीचे एक्स अपने यहां पे साइन कर देता है। तो एक राइटिंग में अनकंडीशनल अंडरटेकिंग दी, साइन दिए, बियरर को या फिर उसके ऑर्डर को पैसे यहां पे दे दिए जाएंगे। इसके अंदर कौन कौन सी पार्टीज हो गई? एक तो जो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है, एक जो प्रॉमिसरी नोट आपका यहां पे बना रहा है आपका मेकर, यानी कि एक्स बना रहा है तो एक्स आपका मेकर हो गया। पे, जिसको पेमेंट की जानी है, वाई आपके यहाँ पे पे हो गए। होल्डर, एंडोर्सर एंड एंडोर्सी, तो यहाँ पे वाई ने क्या किया, इसे किसी और पर्सन को दे दिया तो वाई क्या बन गए यहाँ पे, एंडोर्सर बन गए। जिस पर्सन को दिया एंडोर्सी बन गया, जिस पर्सन के पास ये इंस्ट्रूमेंट आ गया वो इसका होल्डर बन जाएगा। अगर बात करें बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में यहां पे क्या होने वाला है, तो यहां पे क्या है जी, एक्स ने वाई को पैसे देने हैं तो यहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज वाई बनाएगा। वाई कहेगा कि आई ऑर्डर एक्स, मैं एक्स को ऑर्डर देता हूं कि भाई मुझे या फिर मेरे ऑर्डर पे किसी और पर्सन को तुम इतने पैसे इतने दिनों बाद दोगे। और यहां पे नीचे क्या करेगा, एक्स अपने साइन करेगा कि मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूं, एक्स हमारा यहां पे एक्सेप्टर होने वाला है। तो राइटिंग में अनकंडीशनल ऑर्डर है, साइन है और पेमेंट होगी बियरर को या फिर ऑर्डर को। इसमें पार्टीज की बात करें, एक तो बनाने वाला ड्रॉअर आ गया यहां पे, तो यहां पे इसे कौन तैयार कर रहा है, यहां पे इसे वाई तैयार कर रहा है। एक्स है ड्रॉई जिसके ऊपर तैयार किया जा रहा है। एक्सेप्टर भी नॉर्मली आपका ड्रॉई ही रहने वाला है, यानी कि एक्स ही आपका एक्सेप्टर रहने वाला है जिसने किसे एक्सेप्ट कर लिया। पेई, जिसको इसकी पेमेंट होनी है। होल्डर, जिसके पास ये आया है। एंडोर्सर, एंडोर्सी, जैसे नॉर्मली आपने पहले केस में देखे थे। और इसमें कई बार हमें ड्रॉई इन केस ऑफ नीड भी देखने को मिलता है। अगर आपका बिल डिसऑनर हो गया, ओरिजिनल ड्रॉई ने उसे यहाँ पे डिसऑनर कर दिया, तो उस केस में ड्रॉई इन केस ऑफ नीड भी यहाँ पे हो सकते हैं। एक्सेप्टर फॉर ऑनर भी हो सकते हैं, तो अगर ओरिजिनल ड्रॉई जो है उन्होंने इसे रिफ्यूज कर दिया तो हो सकता है कोई और पर्सन इसे एक्सेप्ट कर ले, इसको मान रखने के लिए उसने एक्सेप्टर फॉर ऑनर भी बोला जाता है। आते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट पे जो कि हमारा है चेक। चेक बेसिकली एक बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही है और ये बैंक पे ड्रॉ किया जाता है, एक बैंक पे ड्रॉ किया जाता है। पेबल ऑन डिमांड रहता है हमेशा ये, और इसके अंदर आपकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द चेक भी
हो सकती है। तो चेक की आजकल इलेक्ट्रॉनिक इमेज आती है, पूरा का पूरा चेक नहीं जाता, तो वो भी आपको यहाँ पे चेक के अंदर ही इंक्लूड किया गया है। तो चेक की पार्टीज की बात करें तो यहाँ पे जो चेक काट रहा है वो ड्रॉर होगा, और बैंक इस केस में आपका ड्रॉई होगा, बैंक के ऊपर आप चेक काट रहे हैं। और बाकी पार्टीज नॉर्मली आपकी वही चलने वाली एंडोर्सर एंडोर्सी होल्डर, जो कि पहले हमने आपके साथ डिस्कस कर ली है। और चेक के केस में बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट रहता है क्रॉसिंग ऑफ दी चेक का। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे ये चेक होते हैं इसके ऊपर कई बार ऐसे क्रॉस लगा दिया जाता है। क्रॉसिंग का मतलब है कि इस चेक को दिखाकर बैंक में आप कैश नहीं ले सकते, इसका पैसा जो है आपको अकाउंट में ही लेना पड़ेगा। अगर यहां पे हमारे स्पेशल क्रॉसिंग कर दी, यानी कि बैंक का नाम लिख दिया बीच में, एबीसी बैंक लिख दिया, तो केवल एबीसी बैंक के अकाउंट में ही इसके पैसे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने लिख दिया अकाउंट पे ही अगर लिख दिया, तो जिस चेक पे जिस पर्सन का नाम लिखा हुआ है, जैसे मिस्टर आर का नाम लिखा हुआ है, तो केवल मिस्टर आर के अकाउंट में ही ये जाने वाला है, और किसी के अकाउंट में इसका पैसा नहीं जा पाएगा। जनरल क्रॉसिंग में तो किसी भी अकाउंट में चला जाता, बट अकाउंट पे में तो केवल मिस्टर आर के अकाउंट में ही जाएगा। अगर मैच्योरिटी ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, तो अगर तो ये पेबल ऑन डिमांड है, तो जब डिमांड होगा तब इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर इसमें केस दूसरा है, या आफ्टर टाइम पेबल है, तो इस केस में यहाँ पे 3 डेज ऑफ ग्रेस यहाँ पे हमारे दिए जाते हैं, 3 एक्स्ट्रा ग्रेस के दिन मिलते हैं। और यहाँ पे जैसे ये बिल आपका 3 अप्रैल को मैच्योर हो रहा था, तो इसमें 3 अप्रैल को पेमेंट नहीं मानी जाएगी, इसमें 3 डेज एक्स्ट्रा हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। अब अगर तीसरे दिन यहाँ पे छुट्टी हो जाती है, पब्लिक हॉलिडे हो जाती है, तो उस केस में हमारी जो मैच्योरिटी की डेट है वो पिछला दिन मानी जाएगी, ना कि अगला। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पब्लिक हॉलिडे के केस में आपकी 1 डे पीछे हम चले जाते हैं मैच्योरिटी की फॉर्म में, ना कि एक दिन आगे लेकर जाते हैं। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे सामने एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉमिसरी नोट। तो सवाल के अंदर आपको 4 ऑप्शंस, 4 केसेस दे रखे हैं। फटाफट से आप रीड कीजिए और बताइए क्या आंसर आपको यहाँ पे लग रहा है होना चाहिए। तो फटाफट से रीड करते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है, आई प्रॉमिस टू पे क्यू ₹7,000 7 days आफ्टर माई मैरिज। तो क्या ये प्रॉमिसरी नोट होने वाला है? तो आपने यहाँ पे कंडीशन लगा दी शादी की, और इसी वजह से ये आपका प्रॉमिसरी नोट नहीं बनने वाला है। इसके बाद ऑन डिमांड, आई प्रॉमिस टू पे बी और बियरर ₹5,000। आप सभी जानते हैं कि प्रॉमिसरी नोट कैन नेवर बी मेड पेबल टू बियरर ऑन डिमांड। तो ऐसा अगर आप करना शुरू कर देंगे तो फिर आरबीआई की नौकरी खतरे में आ जाएगी, तो ये भी प्रॉमिसरी नोट नहीं है। आई प्रॉमिस टू पे ₹5,000 ऑन सीज डेथ प्रोवाइडेड सी लीव्स मी विद इनफ मनी टू पे दैट सम। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे भी कंडीशन लग चुकी है। ये जो प्रोवाइडेड वर्ड आ गया ना, इससे कंडीशन लग गई, ये भी प्रॉमिसरी नोट नहीं बनेगा। I acknowledge to be indebted to you for ₹10,000 to be paid on demand for value received। तो इस केस में ये इकलौता केस हमारे पास बचा जिसको आप प्रॉमिसरी नोट कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए, सवाल है, an instrument is to be called negotiable as per the Negotiable Instruments Act 1881 if it possesses which of the following characteristics। तो एक इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएबल कहलाने के लिए उसके अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। ऑप्शंस हमें यहां पे दिए गए, कैन बी ट्रांसफर्ड इन्फिनिटम, हैविंग मिनिमम लॉक इन पीरियड, फ्रीली ट्रांसफरेबल, होल्डर कैन नॉट स्यू इन हिज ओन नेम, होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो आप उसे आसानी से फ्यूचर में नेगोशिएट कर सकते हैं, तो आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं इन्फिनाइटली, किसी को भी ट्रांसफर कर दीजिए। लॉक इन पीरियड उसके अंदर नहीं होगा, फ्रीली ट्रांसफरेबल बिल्कुल होगा, होल्डर अपने नाम में स्यू कर सकता है, तो कैन नॉट वाली बात तो नहीं आनी चाहिए, और होल्डर के टाइटल में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से फीचर जो बनने वाले हैं, क्या कौन कौन से फीचर बनेंगे, ए बनेगा, सी बनेगा और ई वाला भी बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए जी, तो अब बात करते हैं एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 की। तो एलएलपी हमारे पास स्पेशल काइंड ऑफ पार्टनरशिप है, और ये ऐसी पार्टनरशिप है जहां पे आपके पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहने वाली है, अनलिमिटेड नहीं होगी, लिमिटेड रहने वाली है। और इसको जो लीगल फॉर्म देता है, इसके जो जुड़े प्रोविजंस हैं वो आपको एलएलपी एक्ट 2008 में देखने को मिलते हैं, और एलएलपी रूल्स 2009 के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई करते हैं। तो एलएलपी हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव बिजनेस करने का तरीका है, कंपनी ना बनाए फिर भी कुछ कंपनी के फायदे लेने का एक साधन है, एलएलपी बना लो।
सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि आपके पार्टनर्स अलग हैं। देखो एलएलपी के जो पार्टनर्स हैं उन्हें बोला जाता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो आपके पार्टनर्स अलग हैं और आपकी जो एलएलपी है वो यहाँ पे अलग है। परपेचुअल सक्सेशन इसमें आपको देखने को मिलता है, पार्टनर्स चाहे रहे ना रहे एलएलपी आपकी चलती जाएगी। लिमिटेड लायबिलिटी जैसे इसका एक फीचर है, जो कि एक स्पेशल फीचर है एलएलपीज का। फीचर्स की अगर बात करें तो ये एक बॉडी कॉर्पोरेट की तरह है, दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स इसके अंदर होने वाले हैं और कम से कम एक जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो इंडिया के अंदर रेजिडेंट होना चाहिए। एलएलपी एग्रीमेंट जो है तैयार कराया जाएगा। देखो जैसे पार्टनरशिप की डीड बनती है ना, वैसे ही एलएलपी का एग्रीमेंट बनाया जाएगा। जैसे कंपनी का एमओए बनता है उसके इक्वेट भी आप इसे कर सकते हैं, उसके जैसा भी आप इसे समझ सकते हैं। तो इसके अंदर आपके बिजनेस से जुड़े हुए काफी सारी डिटेल्स आने वाली हैं, म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज जो है पार्टनर्स की वो सारी इसके अंदर लिखी जाएंगी। और यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट भी आपको देखने को मिलता है कि आपके जो सारे पार्टनर्स हैं दे आर द एजेंट ऑफ द एलएलपी। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपके जो यहाँ पे पार्टनर्स हैं, अगर किसी एक पार्टनर ने कोई गलत काम किया तो फिर बाकी पार्टनर्स उसके काम से यहाँ पे बाउंड नहीं होने वाले। ऑल पार्टनर्स आर द एजेंट्स ऑफ द एलएलपी alone and are prevented from joint liability created by other partners wrongful business conduct। तो यहां पे एलएलपी के अंदर कौन कौन लोग पार्टनर बन सकते हैं? देखो एलएलपी के अंदर आपके इंडिविजुअल पार्टनर बन सकते हैं और आपकी बॉडी कॉर्पोरेट आपकी कंपनी भी पार्टनर बन सकती है। चाहे बाहर के लोग भी इसमें पार्टनर बन सकते हैं, बाहर की कंपनी भी बन सकती है। बट कोई अनसाउंड माइंड, कोई पागल पर्सन, कोई अनडिस्चार्ज्ड इनसॉल्वेंट है तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। एक एलएलपी भी दूसरी एलएलपी के अंदर पार्टनर बन सकती है, एक ट्रस्ट एलएलपी के अंदर पार्टनर नहीं बन सकता। अगर बात करें एलएलपी फॉर्मेशन की तो यहां पे आपके क्या स्टेजेस, क्या स्टेप्स रहने वाले हैं? देखो सबसे पहले तो हमारे पास है प्री इनकॉर्पोरेशन वाला फेज। तो प्री इनकॉर्पोरेशन वाले फेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं एलएलपी बनाने से पहले उनको पूरा करना पड़ेगा। जैसे कम से कम 2 पार्टनर आपके पास होने चाहिए, इंडिया में आपका ऑफिस होना चाहिए और डायरेक्ट आपके जो पार्टनर्स हैं उनके पास यहाँ पे डिन नंबर भी होना चाहिए, डी पिन भी इसे बोला जाता है। तो दिस इज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये नंबर होना चाहिए। तो फिर आप जो है अप्लाई करने के लिए जो है रेडी हैं और फिर आपको अपने नाम की अप्रूवल लेनी होगी। नाम की अप्रूवल आप ले लेंगे, फिर आप जो है अपनी इनकॉर्पोरेशन जो है उसके लिए अप्लाई कर देंगे। आपका जो एलएलपी है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और यहाँ पे आपको एलएल पिन जो है वो अलॉट हो जाएगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके बाद आप अपना एलएलपी एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पे तैयार करेंगे और उसे भी फाइल करेंगे ऑनलाइन। और इसके बाद आपको बनने के बाद कुछ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की कंप्लायंसेस भी करनी होगी। जैसे आपको हर साल एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इंसॉल्वेंसी और एक एनुअल रिटर्न जो है वो आपको रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होगी। तो ये है आपके पास एलएलपी से जुड़ी हुई कुछ मेजर बातें। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हिच आर नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो आपको बतानी है कौन सी नॉट ट्रू है, यानी कि कौन सी सही नहीं है, कौन सी गलत स्टेटमेंट है, आपको वो बतानी है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एलएलपी। तो प्यारे दोस्तों हमारे एलएलपी के केस में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, ना कि एक। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। Designated members do not have the same rights and duties as any other member। तो आपके डेजिग्नेटेड मेंबर और बाकी सभी के राइट्स ड्यूटीज ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहते हैं। फिलहाल स्टेटमेंट को भी छोड़ के आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टू हैव एनी नॉन डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो नॉन डेजिग्नेटेड को लेकर ऐसी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ डेजिग्नेटेड पार्टनर हमारे कम से कम 2 होने चाहिए। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ये वाला तो सही है, ये गलत नहीं है। A limited liability partnership may be established such that all members are considered to be designated members। तो हाँ सारे पार्टनर्स आपके डेजिग्नेटेड हो सकते हैं, कम से कम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम जितने मर्जी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सी और डी तो आपकी ठीक है, ए गलत है और बी भी गलत सी ही लग रही है, हमें गलत बतानी है। तो ए और बी जो है वो हमारे पास गलत हो जाएंगी। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे बनेगा। चलिए जी अब बात करते हैं कंपटीशन एक्ट 2002 की। तो यहाँ पे कंपटीशन एक्ट 2002 इज बेसिकली अ रिप्लेसमेंट ऑफ द अर्लीस्ट एमआरटीपी एक्ट 1969। तो मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 आपका। तो यहाँ पे इस एक्ट को खत्म किया गया और एक नया एक्ट कंपटीशन एक्ट लेकर आए
ताकि हम कंपटीशन को इकोनॉमी के अंदर प्रमोट करें, इंडिया के अंदर प्रमोट करें। तो यहाँ पे आपको जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपकी राघवन कमेटी जो है वो बनाई गई थी आपके कंपटीशन से जुड़े प्रोविजंस को एमआरटीपी लॉ का रिव्यू करने के लिए, और यहाँ पे इसकी रिपोर्ट 2000 के अंदर आई थी, और इसी की रिपोर्ट के बाद कंपटीशन एक्ट जो है उसे लाया गया। इस एक्ट का क्या फोकस है? इस एक्ट का फोकस है कि कोई एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स हैं तो उनको हम मना करें, उनको प्रोहिबिट करें, किसी को अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज करने से प्रोहिबिट करें, और अगर कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन मतलब आपके मर्जर्स अमलगमेशन हो रहे हैं बड़े बड़े लेवल के, तो उनको भी यहां पे रेगुलेट करना है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारी मार्केट में 2 ही कंपनी है जो कि पेन बनाती हैं, अगर वो दोनों का ही मर्जर हो गया तो उस केस में आपका कंपटीशन क्या बढ़ा या घटा? कंपटीशन घट जाएगा, तो कंपटीशन रहेगा ही नहीं, मोनोपोली अराइज हो जाएगी। तो ऐसी चीजें हम नहीं होने देना चाहते, हम कंज्यूमर जो है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और मार्केट में कंपटीशन जो है उसे बरकरार रखना चाहते हैं, और यही जो फोकस है कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर रखा गया है। तो यहाँ पे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को प्रोहिबिट किया गया। तो ये हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब 2 कंपनीज जो कि सेम लेवल पे काम कर रहे हैं उनके बीच में। वर्टिकल हो सकते हैं जो कि 2 कंपनीज आपकी अलग अलग लेवल पे काम कर रही है, जैसे एक आपका मैन्युफैक्चरर है, एक आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, ऐसे हो सकते हैं। इनके बीच में टाई इन अरेंजमेंट हो सकता है कि 2 प्रोडक्ट इकट्ठे खरीदने पड़ेंगे। एक्सक्लूसिव सप्लाई या फिर एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का एग्रीमेंट हो सकता है। तो इसके अंदर यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिवली सप्लाई करने का हक दिया जाएगा, एक्सक्लूसिवली डिस्ट्रीब्यूशन करने का हक दिया जाएगा, और प्रोडक्ट में डील करने से मना किया जाएगा। और यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रोविजन बनाए हुए हैं। तो ये जो है आपके ऐसे जो एग्रीमेंट्स हैं वो आपके जो कंपटीशन है उसे हार्म कर सकते हैं, उस पर एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट डाल सकते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में इनको यहाँ पे वॉइड माना जाएगा। और कुछ एग्रीमेंट्स तो ऐसे यहाँ पे बताए हैं कि इट विल बी प्रेज्यूम्ड कि वो एडवर्स इफेक्ट लेकर आ रहे हैं कंपटीशन के अंदर, कंपटीशन के ऊपर, और उन्हें वॉइड माना जाएगा। तो आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसके अंदर आप प्राइसेस डिटरमाइन कर रहे हैं, प्रोडक्शन सप्लाई इन्वेस्टमेंट को लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बिड को रिग करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉल्यूसिव बिडिंग कर रहे हैं, यानी कि जो बिडिंग होनी थी उसमें सारी फर्म्स आपस में मिल गई हैं, या फिर आप मार्केट या सोर्स ऑफ प्रोडक्शन को शेयर करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसी सभी केसेस में आप कंपटीशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए इन्हें यहां पे माना जाएगा, इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट दे हैव एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन एंड दे आर गोइंग टू बी वॉइड। अगर बात करें अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की, कि कोई अपनी डोमिनेंट पोजीशन को मार्केट में अब्यूज कर रहा है, तो यहां पे कैसे हो सकता है? तो अगर वो कोई अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन लगा देता है परचेज या सेल ऑफ गुड्स के ऊपर, जैसे वो प्रीडेटरी प्राइसिंग को फॉलो करता है। प्रीडेटरी प्राइसिंग का क्या मतलब है? प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब है कि वो जो प्राइस चार्ज कर रहा है, तो जो दाम वो चार्ज कर रहा है प्रोडक्ट्स के लिए, वो उसकी कॉस्ट से भी नीचे है, कॉस्ट से भी कम दाम वो चार्ज कर रहा है। वो मार्केट में बहुत डोमिनेंट प्लेयर है, बहुत बड़े, बहुत ज्यादा पैसे, बहुत डीप पॉकेट्स है उसकी, और इसी को एक्सप्लॉइट कर रहा है बाकी कॉम्पिटिटर्स को भगाने के लिए। सो दिस इज प्रोहिबिटेड। और यहाँ पे डिनायल ऑफ द मार्केट एक्सेस, बाकियों को मार्केट को एक्सेस करने से रोक रहा है। एक मार्केट की डोमिनेंट पोजीशन को दूसरी मार्केट पे जाकर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसे अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन माना गया है। और ये भी अगर कंपटीशन को एडवर्सली इफेक्ट करेगी तो इसे भी यहाँ पे प्रोहिबिट किया जाएगा। यहाँ पे बताया गया कि अगर आप कोई ऐसे कॉम्बिनेशन में एंटर हो रहे हैं, कोई मर्जर अमलगमेशन हो रहा है जो कि कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है, तो फिर आपको उसका नोटिस जो है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा। अगर बात करें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंपटीशन एक्ट। यहाँ पे इसका एक चेयरपर्सन होने वाला है, और इसके अंदर 2 से 6 मेंबर्स आपके होने वाले हैं जिन्हें कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और इनकी जो टर्म रहने वाली है वो 5 इयर्स या फिर 65 इयर्स ऑफ एज, विचएवर इज अर्लियर रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस टर्म से पहले भी इन्हें रिमूव कर सकती है, अगर वो इनसॉल्वेंट हो जाए, बाहर कोई पेड एम्प्लॉयमेंट, बाहर कोई पेड नौकरी पकड़ ले, या फिर फिजिकल या मेंटली इनकैपेसिटेटेड हो जाए। इस कमीशन के पास सिविल कोर्ट की सारी पावर्स होंगी, और चाहे तो सुआ मोटो खुद से भी वो कॉम्बिनेशंस के ऊपर इंक्वायरी शुरू करवा सकती है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। और तो और अगर कोई कॉम्बिनेशन इंडिया के बाहर हो रहा है जिसपे इंडिया के अंदर, इंडिया के कंपटीशन पे एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होने वाला है, तो उनको भी ये इंक्वायर कर सकती है। कमीशन को असिस्ट करने के लिए डायरेक्टर जनरल का पोजीशन भी यहां पे क्रिएट किया गया है, और ये जो है इंक्वायरी में असिस्ट करेंगे कमीशन को। और अगर आपका कोई अपील है कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट, तो आप उसे किसके पास लेकर जाएंगे? आप उसे पहले तो कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास लेके जाते थे, बट अब ये काम हमारा नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल को दे दिया है, और फिर भी आपका डिस्प्यूट अपील सॉल्व नहीं हुआ तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं।
अब एक इंटरेस्टिंग सा प्रोविजन जो कि इस लॉ में डाला गया है वो है कंपटीशन एडवोकेसी का। इसका मतलब है कि आपकी जो सरकार है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से ओपिनियन ले सकती है, उसे कह सकती है कि मुझे इस चीज पे अपना ओपिनियन दो, आपको क्या लगता है कि मैं जो डिसीजन ले रही हूं इससे कंपटीशन कहीं एडवर्सली इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसा वो मांग सकती है और फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को 60 डेज के अंदर अपना ओपिनियन, अपनी एडवाइस देनी होगी। पर सरकार उस एडवाइस को माने या ना माने ये सरकार की मर्जी है, उसे मानना कंपलसरी नहीं होगा, यानी कि उसकी एडवाइस यहाँ पे नॉन बाइंडिंग होने वाली है। तो सारी मेजर बातें कंपटीशन एक्ट 2002 से जुड़ी हुई इस स्लाइड के थ्रू मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, बात है कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 की तरफ। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीसेंट अमेंडमेंट है और इससे एग्जामिनेशन में सवाल आ सकता है, एक बार आ भी चुका है। और अभी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस अमेंडमेंट के, उनको एक एक करके आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला चीज है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ द डील वैल्यू थ्रेशोल्ड फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन। तो प्यारे दोस्तों, कौन से मर्जर एक्विजिशन ऐसे होंगे जिसकी जानकारी आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को देनी पड़ेगी, उसको लेकर हमारे पास एक डील वैल्यू यहाँ पे बताई गई है। इससे पहले या तो हमारे पास कुछ एसेट या टर्नओवर, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते थे कि कैसे रिपोर्टिंग करनी है हमारे कंपटीशन कमीशन को, बट अभी यहाँ पे इसे चेंज करके डील वैल्यू के बेसिस पे कर दिया है। तो अगर कोई भी आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है एक्विजिशन, मर्जर, अमलगमेशन का, जिसका जो डील का वैल्यू है 2000 करोड़ से ऊपर है, आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पहले 210 दिनों का समय होता था, अभी यहाँ पे वो जो समय है उसे रिड्यूस कर दिया है। तो अभी जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो मर्जर एक्विजिशन का जो असेसमेंट करने वाला है उसे 150 डेज के अंदर अंदर करना पड़ेगा, अभी ये टाइम थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ छोटे छोटे डेफिनेशनल चेंजेस भी हैं, जैसे यहाँ पे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स के अंदर पहले एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट वर्ड लिखा हुआ था, अभी इसे रिप्लेस करके एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट कर दिया है। तो सप्लाई थोड़ा सा नैरो वर्ड था, बट डीलिंग अब वर्ड जो है थोड़ा सा ब्रॉड हो चुका है और थोड़े से और एग्रीमेंट्स इसके अंदर कवर हो जाने वाले हैं। इसके अलावा आपकी जो कार्टेल की डेफिनेशन है उसे भी वाइड कर दिया है। तो कार्टेल के अंदर जरूरी नहीं है कि आप सभी डायरेक्टली एक दूसरे से लिंक्ड हो, डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हो, अभी जो लोग आपके साथ इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं उनको भी कार्टेल के डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया गया है। जो आपके कंसल्टेंट्स हैं, इंटरमीडिएरीज एंड ट्रेड एसोसिएट्स हैं, उनको भी यहाँ पे आपके कार्टेल के डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया है। इसे हब एंड स्पोक मॉडल भी यहाँ पे बोला जाता है। इसके अलावा हमारे जो डायरेक्टर जनरल होते हैं जिनको कंपटीशन कमीशन अपॉइंट करता है इस एक्ट के अंदर, उनकी जो इन्वेस्टिगेटिंग पावर्स है उनको और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अभी उनके पास कुछ और ज्यादा पावर आ चुकी है इंक्वायरी कंडक्ट करने की, एग्जामिनेशन करने की, और ये पावर्स वो एक्सरसाइज कर सकेंगे विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी चीज इंट्रोड्यूस हुई है विच इज सेटलमेंट एंड कमिटमेंट। तो अगर किसी पार्टी के अगेंस्ट इंक्वायरी इनिशिएट हो चुकी है कंपटीशन एक्ट के अंदर, तो यहाँ पे अभी वो अप्रोच कर सकता है सेटलमेंट के लिए, अपने कुछ कमिटमेंट वगैरह कर सकता है। तो ऐसे सेटलमेंट का प्रोविजन यहाँ पे डाल दिया जो कि बहुत अच्छी चीज है, ये डिस्प्यूट्स और लिटिगेशन को कम करेगा। और प्यारे दोस्तों, एक लिमिटेशन पीरियड भी सेट किया गया है कि अगर आपको कोई कंप्लेंट डालनी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन डालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कोई 10 साल पहले अमलगमेशन हुआ था आप उसकी कंप्लेंट आज डालोगे। तो आपको एक लिमिटेशन पीरियड 3 साल का यहाँ पे बता रखा है कि कोई भी कंप्लेंट कंपटीशन कमीशन को जानी है वो 3 साल के अंदर अंदर जानी चाहिए। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इस अमेंडमेंट एक्ट 2023 से जुड़े हुए हैं। आई होप आप इन्हें माइंड में रखेंगे अपने एग्जामिनेशन के लिए। चलिए यहाँ पे सवाल है हमारे पास, which one of the following does not fall in the ambit of the objectives of Competition Act 2002 in India। तो Competition Act 2002 के objectives के ambit में कौन सा नहीं आता है? Encourage competition, ये तो आएगा ही आएगा। Prevent abuse of dominant position, ये भी आएगा। Prevent monopolistic rights arising out of intellectual property। देखो जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ना, उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन दे रखी है, उनको प्रोटेक्शन दे रखी है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंदर। तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो 3 वाला पॉइंट इसके अंदर नहीं आना चाहिए। रेगुलेट मर्जर्स एंड कॉम्बिनेशंस, दिस इज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स की कॉम्बिनेशंस को रेगुलेट करना है, मर्जर्स एक्विजिशंस को रेगुलेट करना है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट। तो 1, 2 और 4 तो ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, 3 ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा, प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक राइट्स अराइजिंग आउट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा।
चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 रिवैम्प्ड द कंपटीशन एक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव्स। तो प्यारे दोस्तों, कंपटीशन एक्ट के अंदर 2023 के अंदर एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट करी गई है, काफी सारे प्रोविजंस को रीजिक किया गया है, और यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी बातें इस अमेंडमेंट के रिगार्डिंग सही हैं। CCI यानी कि Competition Commission of India needs to be intimated if the value of merger and acquisition deal exceeds rupees 2000 करोड़। तो ऐसा प्रोविजन भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो पहले आपके जो प्रोविजंस हैं उसके अंदर ऐसे डील वैल्यू के बेस पे नहीं होता था, बट अभी डील वैल्यू वाला प्रोविजन भी आ गया है। ओवरऑल टाइमलाइन फॉर असेसमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन हैज बीन रिड्यूस्ड टू 150 डेज फ्रॉम 210 डेज। तो पहले 210 दिन के अंदर आपका जो कॉम्बिनेशन वगैरह हो रहा है उसे अप्रूवल मिलता था, बट अब उसे 150 डेज कर दिया है। तो ये भी बिल्कुल सही है। एक्सक्लूसिव सेलिंग एग्रीमेंट्स हैव बीन रिप्लेस्ड विद एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट। तो ये जो अमेंडमेंट है ना, उसमें काफी जगह पे जो एक्ट का स्कोप है उसे थोड़ा सा और ब्रॉड करने की कोशिश की गई है। तो जो नैरो टर्म्स थी, जैसे सेलिंग एक नैरो टर्म है, डीलिंग एक बड़ी टर्म है। सेलिंग मतलब आप किसी को बेच रहे हैं, डीलिंग मतलब आप कैसी भी डीलिंग किसी के साथ कर सकते हैं, बेचने खरीदने कैसी भी डीलिंग हो सकती है। तो ऐसे हमारे पास ये चेंज किया, और भी काफी सारे चेंज किए हैं। जैसे आपके पास अगले पॉइंट में आ रहा है कि एंटिटीज हु आर नॉट एंगेज्ड इन आइडेंटिकल और सिमिलर ट्रेड शैल आल्सो बी पार्ट ऑफ एन एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। तो पहले क्या होता था कि अगर आप आइडेंटिकल या सिमिलर ट्रेड में हो तभी आपका एग्रीमेंट एंटी कॉम्पिटिटिव हो सकता था, बट अब जरूरी नहीं है कि आप सिमिलर ट्रेड में हो तभी आपका एग्रीमेंट एंटी कॉम्पिटिटिव होगा। हो सकता है कि आप एक अलग ट्रेड में हो, लेट सपोज आप मोबाइल बेचते हो और दो साबुन बनाने वाली कंपनी के बीच में आप एक इंटरमीडियरी बनके उनके बीच में एक एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट करा देते हो। तो ऐसे केस में ये प्ली नहीं ली जा सकती कि एग्रीमेंट आपका दो साबुन बनाने वाली कंपनी में नहीं हुआ, चाहे आपका एग्रीमेंट किसी और तीसरे बंदे की मदद से हुआ, तब भी वो एंटी कॉम्पिटिटिव में आ जाएगा। इसे हब एंड स्पोक मॉडल का नाम भी दिया जाता है हमारे नए कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 के अंदर। ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही है। और आपकी एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट लाइक टाई अप अरेंजमेंट, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट हैव बीन रीडिफाइंड। तो बिल्कुल इनको भी रीडिफाइन किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल सही है हमारी 2023 की अमेंडमेंट के बारे में, और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। चलिए जी, तो अब बात करते हैं IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो राइट हैं जो कि हम लोगों को दे रहे हैं ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड। आपने दिमाग लगाकर कोई नई चीज क्रिएट करी है और उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू है, तो हम आपको हक देंगे उस चीज के ऊपर, आपकी परमिशन के बिना कोई और उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। बहुत सारे अलग अलग तरीके के हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं कॉपीराइट। तो कॉपीराइट आपको मिलता है किनको? क्रिएटर्स ऑफ लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क्स, प्रोड्यूसर ऑफ आपके फिल्म्स, साउंड रिकॉर्डिंग्स। और यहाँ पे आपके जो कॉपीराइट है उनकी एक्विजिशन ऑटोमेटिक होती है। तो यहाँ पे आपने कुछ क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली आपके पास उसका कॉपीराइट आ जाएगा। फॉर लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क्स, इनकी जो कॉपीराइट्स की वैलिडिटी रहने वाली है, इट इज गोइंग टू बी फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर। जिसने भी इसे क्रिएट किया उसकी लाइफ टाइम तक, और उसके मरने के बाद भी 60 साल तक प्लस 60 इयर्स तक उनकी वैलिडिटी यहां पे रहने वाली है। अगर बात करें पेटेंट की, तो पेटेंट सिंपली क्या चीज है जी? आपने कोई इन्वेंशन करी है, उसके ऊपर आपको एक्सक्लूसिव हक यहां पे मिल गया है। इंडिया के अंदर जो पेटेंट्स है वो आपको 20 इयर्स के लिए दिए जाते हैं, बट हाँ कई केसेस में कंपलसरी लाइसेंसिंग का भी प्रोविजन बना रखा है। सरकार आपसे कह सकती है कि आपकी जो इन्वेंशन है उसने लोगों के लिए हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत बड़ा रिफॉर्म लेकर आया है और लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है वो। तो अगर आप इस पे 20 साल तक पेटेंट अपना जमा के रखोगे, अपना हक जमा के रखोगे, तो हेल्थ केयर सेक्टर को बहुत नुकसान हो जाएगा, लोगों को बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो इसीलिए सरकार कह सकती है कि आप इसका लाइसेंस किसी और को कंपलसरी इशू कर दो। तो ऐसे प्रोविजन भी बना रखे हैं। इसके बाद है जी ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आपके पास है वर्ड, सिंबल, फ्रेज, डिजाइन और एनी कॉम्बिनेशन which identifies and distinguishes the source or origin of the product or the service। तो आपके यहाँ पे ट्रेडमार्क कवर हो रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे, हमारा भी ट्रेडमार्क यहाँ पे देख सकते हैं अवर स्टडी क्लासेस का। तो यहाँ पे आपके बेसिकली ट्रेडमार्क कवर हो रहे हैं, और इन जनरल आपके जो ट्रेडमार्क है वो 10 इयर्स के लिए वैलिड रहते हैं, और उसके बाद आप इन्हें रिन्यू करा सकते हैं, जब तक मर्जी रिन्यू करा सकते हैं फॉर अ टर्म ऑफ 10 इयर्स ईच। इसके बाद है जी डिजाइन। डिजाइन बेसिकली आपके कोई शेप है, कोई कॉन्फ़िगरेशन है, कोई पैटर्न है,
कोई आपने कंपोजिशन बनाई है लाइंस की, कलर्स की किसी आर्टिकल के ऊपर, तो यहाँ पे ये जो डिजाइन हैं, अगर आपने कोई क्रिएट किया है ऐसा जिसकी कमर्शियल वैल्यू है, तो उसके ऊपर भी आप अपना राइट ले सकते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी वैलिड फॉर 10 इयर्स, और आप उसे फर्दर 5 और सालों के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। इसके बाद है जी जोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग। तो जो गुड्स एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन से आ रहे हैं, स्पेसिफिक उनका जोग्राफिकल ओरिजिन है, जैसे दार्जिलिंग की टी है, मैसूर का सिल्क है, तिरुपति का लड्डू है, तो यहाँ पे ऐसी सभी चीजों को जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल जाता है। तो और कोई इनको कॉपी कर नहीं सकता, और कोई ये नहीं कह सकता कि ये लो जी ये तिरुपति लड्डू ले लो, और कोई नहीं कह सकता, हरियाणा में बैठ के कोई नहीं कह सकता कि ये तिरुपति लड्डू आप ले लो। आपको जब तक आप यहाँ पे तिरुपति लड्डू का जो पूरा प्रोसीजर है, उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है, जो उसके ओरिजिन के रिक्वायरमेंट्स है, उनको पूरा नहीं करते, तब तक आप उस पे यहाँ पे अपना राइट, अपना हक नहीं जमा सकते, आप उसे तिरुपति लड्डू नहीं बोल सकते। इसके बाद कुछ और हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी हैं, जैसे प्लांट वेराइटीज के ऊपर भी, सेमीकंडक्टर्स पे भी, इंटीग्रेटेड लेआउट्स पे भी, और ट्रेडिशनल नॉलेज, ये सबको भी अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एम्बिट में लिया गया है। और यहाँ पे इंडिया के अंदर मैं बात करूं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर एक सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट भी बनाया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। और इसके अलावा हमारे आईपीआर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, मैनेज करने के लिए नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016 जो है वो भी हम लेकर आए हैं, जिसका मोटो है क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। चलिए, तो अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर। ये सवाल स्पेसिफिकली पेटेंट से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 है, patents are defined as monopoly rights which one granted by the government for full disclosure of the invention for a limited period of time, that is for 20 years। तो पेटेंट का राइट आपके लिए एक मोनोपोली राइट की तरह है। आपने गवर्नमेंट को अपने इन्वेंशन की जानकारी दी, और आपकी गवर्नमेंट ने आपको पेटेंट थमा दिया कि आप इस इन्वेंशन का इस्तेमाल कीजिए, अगले 20 साल के एक्सक्लूसिव हक आपके पास है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। तो पहली वाली स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। अगली स्टेटमेंट है, द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग पेटेंट्स इज टू encourage inventions by promoting their protection and utilization so as to contribute to the development of industries। तो पेटेंट ग्रांट करने का मकसद तो यही होता है ताकि हमारे यहाँ पे इन्वेंशंस को हम इंकरेज करें, ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेंशन करें, क्योंकि बाद में उनको उसका कुछ एक्सक्लूसिव राइट मिल जाएगा जिसका इस्तेमाल करके वो प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी, और इसीलिए जो करेक्ट आंसर बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट हियर। तो आई होप आप सभी ने इसका जो आंसर सोचा होगा वो ऑप्शन नंबर 1 ही सोचा होगा। तो चलिए जी अब बात करते हैं वाइंडिंग अप ऑफ दी कंपनीज की। तो वाइंडिंग अप वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कंपनी की लाइफ को एंड कर देते हैं, और कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी है उसे उसके मेंबर्स और उसके क्रेडिटर्स के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और वाइंडिंग अप के लिए एक स्पेशल पर्सन अपॉइंट किया जाता है जिसे लिक्विडेटर का नाम दिया जाता है। हमारे पास अलग अलग मोड्स हैं वाइंडिंग अप के। तो जैसे एक तो है बाय द ट्रिब्यूनल, बाय द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अंडर द कंपनीज एक्ट, और दूसरा हमारे पास है वॉलंटरी वाइंडिंग अप, जो कि अब हमारे पास इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंदर कवर अप होता है। पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप की बात करें कि कौन कौन पेटिशन दे सकता है कि कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए। कंपनी खुद दे सकती है, उसके कॉन्ट्रीब्यूटरी दे सकते हैं, रजिस्ट्रार दे सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऑथराइज पर्सन है वो भी दे सकता है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है। जब भी कोई पिटीशन दी जाएगी वाइंडिंग अप के लिए, तो ट्रिब्यूनल तभी एडमिट उसे करेगा जब उसके साथ कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लगाई जाएगी। और यहाँ पे अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कंपनी को वाइंड अप करना है, तो कंपनी के वाइंडिंग अप का ऑर्डर वो दे सकता है, और साथ ही साथ वो कंपनी के लिए एक ऑफिशियल लिक्विडेटर भी अपॉइंट करेगा। तो यहाँ पे जब वाइंडिंग अप ऑर्डर आपका पास हो जाता है, तो फिर कंपनी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लग जाती हैं, कंपनी को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस भी मिल जाती हैं कि अब कंपनी के अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं हो सकता, और अगर कोई कंपनी के अगेंस्ट केस पेंडिंग चल रहा है उस पर कोई प्रोसीड नहीं कर सकता एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द ट्रिब्यूनल। और जब कंपनी की वाइंडिंग अप हो रही है, कंपनी बंद हो रही है, तो उस समय कुछ पेमेंट्स ऐसी होती हैं जिन्हें प्रेफरेंस दी जाती है, जैसे आपके वर्कर्स के ड्यूज हैं उनको प्रेफरेंस देते हैं, टैक्सेस हैं, वेजेस सैलरी है, ईएसआई पीएफ ग्रेच्युटी का अमाउंट है, एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो ऐसे कुछ खर्चों को प्रेफरेंस दी जाती है, फिर बाद में आपके बाकी के खर्चे आते हैं, फिर शेयर होल्डर्स वगैरह आपके आते हैं। चलिए, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, arrange the following in the winding up process of a company by tribunal in chronological sequence from the first to the last। तो हमारा जब कंपनी का वाइंड अप हो रहा है, ट्रिब्यूनल कंपनी का वाइंड अप कर रहा है, तो उसके अंदर जो वो स्टेप्स फॉलो कर रहा है, जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रहता है,
आपको उसको यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना होगा। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपकी होगी पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप। जो भी हमारे रेलेवेंट पर्संस है जिनके पास ये राइट है कि वो पिटीशन डाल सकते हैं वाइंडिंग अप की, वो यहाँ पे वाइंडिंग अप की यहाँ पे जो पिटीशन है उसे सबसे पहले फाइल कर देंगे, ट्रिब्यूनल को ये पिटीशन दे देंगे, और ट्रिब्यूनल जो है यहाँ पे अपॉइंट कर देगा कंपनी लिक्विडेटर को। कंपनी लिक्विडेटर यहाँ पे अपॉइंट हो जाएगा, पिटीशन के बाद कंपनी लिक्विडेटर यहाँ पे अपॉइंट हो जाएगा। कंपनी लिक्विडेटर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और अपनी रिपोर्ट तैयार करके देगा ट्रिब्यूनल को। एक रिपोर्ट तैयार यहाँ पे हो जाएगी जो कि ट्रिब्यूनल के पास चली जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे ट्रिब्यूनल जो है उसकी रिपोर्ट पे अपनी जो डायरेक्शंस है वो यहाँ पे देगा। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल ऑन रिपोर्ट ऑफ द कंपनी लिक्विडेटर इसके बाद आएगा जी। और फिर फाइनली हमारे पास जो हमारे एसेट्स है उनको बेचा जाएगा, जो हमारे कॉन्ट्रीब्यूटरीज है उनकी लिस्ट जो है वो यहाँ पे सेटल आउट की जाएगी कि किन किन लोगों से कंट्रीब्यूशन मंगानी है, कौन कौन लोग पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे कंपनी के वाइंडिंग अप के समय, और उनको एसेट्स की पेमेंट में यूटिलाइज किया जाएगा। तो ऐसा कुछ सीक्वेंस हमारा रहने वाला है, और ये सीक्वेंस हमारा जो बन रहा है आई थिंक इट इज एज पर ऑप्शन नंबर 3। हमारा सी है, फिर हमारा आ रहा है ई, फिर हमारे पास आ रहा है बी, फिर हमारे पास आ रहा है डी, और फिर हमारे पास आ रहा है ए। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी, तो अब बात करते हैं आरटीआई एक्ट 2005 की, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो ये आपका जो एक्ट है, इट केम इनटू फोर्स ऑन 12 अक्टूबर 2005 एंड इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। राइट टू इंफॉर्मेशन बेसिकली हमारा एक फंडामेंटल राइट है, हमारा एक मौलिक अधिकार है हमारे आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। अब यहां पे हमें इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का हक मिल रहा है। इंफॉर्मेशन का मतलब है आपके सरकारी रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, डाटा, या चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही क्यों ना रखा गया हो, चाहे कंप्यूटर में क्यों ना रखा गया हो। तो हमारी जो पब्लिक अथॉरिटी है उन्हें यहां पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। पब्लिक अथॉरिटी बेसिकली आपकी सरकार या सरकार से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, एंटिटीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकती हैं, स्टैट्यूटरी भी हो सकती हैं, और हो सकता है कि इन्हें किसी नोटिफिकेशन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, सरकार के नोटिफिकेशन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, या फिर सरकार इनकी मालिक हो, इन्हें कंट्रोल करती हो, या फिर सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग इनको सरकार से मिलती हो। तो ऐसी अथॉरिटीज को, ऐसी सरकारी एंटिटीज को अपने पास एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करना होगा। तो ऐसे जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स यहां पे अपॉइंट होंगे, उन्हें क्या करना होगा, उन्हें लोगों को जो इंफॉर्मेशन है, जो एप्लीकेंट है, उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी होगी। तो यहां पे बात हो रही है राइट टू इंफॉर्मेशन। यहां पे क्या क्या राइट आपको दिए गए हैं? इंस्पेक्शन का राइट दिया गया, काम को, डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, नोट्स उससे ले सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपीज ले सकते हैं, सैंपल्स ले सकते हैं। तो ये सारे राइट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, और यहां पे आप अप्लाई करेंगे तो अब बताया गया कि अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको जो इंफॉर्मेशन है विद इन 30 डेज प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपकी एप्लीकेशन के 30 डेज में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर लाइफ और लिबर्टी से जुड़ा हुआ सवाल है तो उस केस में आपको 48 आवर्स में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। और हाँ, ये बात यहाँ पे बताई गई है कि केवल जो इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है, जो एग्जिस्ट करती है रिकॉर्ड्स में, वही दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि सरकार आपके लिए स्पेशल इंफॉर्मेशन क्रिएट करेगी, उस पर समय लगाएगी, टाइम लगाएगी, ऐसा नहीं किया जाएगा। देखो, एप्लीकेशन देंगे आप, यहाँ पे एप्लीकेशन के बेसिस पे आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आपको बता दें, एप्लीकेशन का कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है। आप प्लेन पेपर पे भी अपनी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे दे सकते हैं, और अब तो ऑनलाइन पोर्टल भी बना दिया गया है जहां पे आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो दे सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस आपकी केवल यहाँ पे ₹10 रखी गई है, और वो भी जो हमारे बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उनके लिए निल रखी गई है ये आपकी एप्लीकेशन फीस। हाँ, इसके अलावा आपको कुछ और पैसे देने पड़ सकते हैं कुछ केसेस के अंदर, जैसे आपको फोटो कॉपीज वगैरह लेनी है तो उस केस में। और यहाँ पे ये बात भी ध्यान में रखने वाली है कि सरकार ने कुछ इंफॉर्मेशन को एग्जेम्प्ट करके रखा हुआ है कि उसे इस एक्ट के तहत डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो जैसे कोई इंफॉर्मेशन है इंडिया के सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी से जुड़ी हुई है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, कोर्ट ने मना किया हुआ इस इंफॉर्मेशन को नहीं दिखाना, कोई लाइफ को इंडेंजर करती है लोगों की, पार्लियामेंट के जो प्रिविलेजेस हैं वो ब्रीच हो जाते हैं, तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन को एग्जेम्प्ट किया गया है। और साथ ही साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को भी एग्जेम्प्ट किया गया है, जैसे हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ है, डीआरआई है, हमारी कुछ पैरामिलिट्री एजेंसीज हैं, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी, असम राइफल, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस को भी एग्जेम्प्ट किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे आपके जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं
उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है एक्ट के अंदर। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे या फिर आप उससे सहमत नहीं है तो आप अपील भी फाइल कर सकते हैं फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी को। और अगर आप यहां पे भी सहमत नहीं है तो फिर आप इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जा सकते हैं। देखो इंफॉर्मेशन कमीशन आपकी स्टेट लेवल पे भी बनाई गई है और सेंट्रल लेवल पे भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन आपकी दिल्ली के अंदर सेटअप की गई है। तो इंफॉर्मेशन कमीशन की अगर बात करें तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्रिएट की है कि जो भी आपके अपील्स होंगे उनको हैंडल करेगी, और ये कोई कंप्लेंट्स हैं आपकी आरटी एक्ट से जुड़ी हुई उनकी कंप्लेंट्स को भी रिसीव करेगी, इंक्वायर करेगी। सिविल कोर्ट की सारी पावर्स इसके पास होने वाली हैं और इसके ऑर्डर्स के अगेंस्ट आपके पास कोई फॉर्मली अपील करने का हक नहीं दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने एक सवाल है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से जुड़ा हुआ, और देखते हैं कि कौन इसका आंसर यहाँ पे सही देता है। सबसे पहले सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इंडिकेट द करेक्ट कोड। तो आरटी एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने हैं, इनमें से कौन कौन से हैं। अब देखो, हो सकता है कि आप वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली सब रट्टा लगा के याद करके नहीं गए, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको अपना माइंड थोड़ा सा खोलकर सवाल को पढ़ना है और अपना आंसर देना है। लकीर के फकीर नहीं बन सकते एग्जामिनेशन हॉल में, आपको वहां पे जाकर अपना माइंड इस्तेमाल करना है और उसके हिसाब से अपना बेस्ट पॉसिबल आंसर चूज करना है। और इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि घर से ही अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ ताकि आपको वहां पे दिक्कत ना आए। यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए हैं, टू ऑपरेशनलाइज द फंडामेंटल राइट टू इंफॉर्मेशन। तो हमारा सूचना का जो अधिकार है उसको ये लीगल जो लीगल वर्डिंग है उसमें डाल देता है, उसको लीगलाइज कर देता है, ऑपरेशनलाइज कर देता है। तो पहला वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही हो जाएगा। टू सेट अप सिस्टम एंड मैकेनिज्म्स दैट फैसिलिटेट पीपल्स इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। इस एक्ट के अंदर ऐसे सिस्टम बनाए गए हैं, ऐसे मैकेनिज्म है जिससे आप आसानी से जो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स डाले गए हैं, आप उनके माध्यम से जो इंफॉर्मेशन जानकारी आपको चाहिए वो ले सकते हैं। टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। तो आपकी जो गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको उनसे कोई जानकारी लेनी है वो आप निकलवा सकते हैं, तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी रहेगा और आपकी ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे विल रिमेन अकाउंटेबल टू द पब्लिक। तो ये वाला पॉइंट भी सही है। To minimize corruption and inefficiency in the public offices and ensure people participation in governance and decision making। तो ऐसे सूचना के अधिकार से करप्शन तो जरूर कम होगा और लोग जो है दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट, वो ये सूचना को मांगेंगे, दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस प्रोसेस। तो ए बी सी और डी ये सारे हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे। करेक्ट आंसर तो आपको पता चल ही चुका है, इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। और आई होप आपने भी यही आंसर अपना सोचा होगा। अगले सवाल की ओर आते हैं। As per the RTA 2005, which of the following are exempted from disclosure under section 8? तो RTA एक्ट के अंदर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन को एग्जेम्प्ट किया गया कि उसे डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, और उसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आती है वो आपसे सवाल पूछ रहा है। Information the disclosure of which would cause a breach of the privilege of the parliament or the state legislature। तो बिल्कुल ऐसी इंफॉर्मेशन को एग्जेम्प्टेड रखा गया है। मंथली रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, देखो इस इंफॉर्मेशन को एग्जेम्प्टेड नहीं रखा गया है। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, ये भी एक एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन है। Information which relates to personal information, the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest। तो ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी यहाँ पे एग्जेम्प्टेड रखा गया है। A statement of the categories of documents that are held by the public authority or under its control। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स रखे हुए पब्लिक अथॉरिटी ने, ऐसी जो स्टेटमेंट है उसको भी एग्जेम्प्टेड नहीं किया गया है, तो ये भी एग्जाम्शन में नहीं आएगा। आपके एग्जाम्शन में जो आएंगे वो ए सी और डी आएंगे। आपको तीन ही चूज करना है। ई को लेकर अगर आपको डाउट भी था तो ए सी और डी आप आसानी से चूज कर लेंगे, और करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बन जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जीएसटी है ना वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसने पहले काफी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हुआ करते थे अब उन्हें अपने अंदर समा लिया है। एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि अगर हरियाणा से सामान जो है वो महाराष्ट्र जा रहा है तो महाराष्ट्र को जीएसटी मिलेगा। वैल्यू एडेड पे जो जीएसटी है वो पे किया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ए ने 100 का सामान 150 का बेचा, फिर 150 का सामान बी ने आगे 200 का बेचा, तो यहाँ पे बताया गया कि केवल जो आपकी वैल्यू एडेड है उसी पे यहाँ पे जीएसटी को लेवी किया जाएगा। अल्टीमेट इफेक्ट आपका वैल्यू एडेड पे ही आएगा, चाहे आप 100 पे लगाएंगे, 150 पे लगाएंगे, 200 पे लगाएंगे, पर पीछे का आपको जो टैक्स पे किया उसका इनपुट क्रेडिट मिल जाता है और अल्टीमेटली आप केवल वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स पे कर रहे होते हैं।
सो सीमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट एक बहुत मेजर फीचर है हमारे जीएसटी का। देखो अगर इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो 2004 के अंदर केलकर टास्क फोर्स ने पहली बार जीएसटी लाने का आइडिया जो है वो मूट किया था, और फाइनली हमारा जो 2016 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का 101 अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, हमारे संविधान के अंदर अमेंडमेंट लेकर आए, और 1 जुलाई 2017 से फाइनली हमारा जो जीएसटी है वो लॉन्च हो गया था, इंट्रोड्यूस हो गया था। देखो जो इंडिया है ना, इट वर्क्स ऑन डुअल जीएसटी मॉडल, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों जीएसटी लेवी कर रहे होते हैं। अगर तो हमारी इंट्रा स्टेट सप्लाई है, यानी कि हरियाणा से सामान हरियाणा में ही जा रहा है, तो उस केस में कौन से टैक्सेस आपके लेवी किए जाएंगे? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लेवी किया जाएगा, सेंटर प्लस स्टेट टैक्स। अगर यूटी होती तो एसजीएसटी की जगह यूटी जीएसटी लगता। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, हरियाणा से महाराष्ट्र सामान जा रहा है, तो उस केस में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी लेवी करेगी, विच विल बी इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, और बाद में ये जो टैक्स है यहां पे आपकी स्टेट्स के साथ शेयर कर लिया जाएगा। यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जीएसटी कंपनसेशन सेस का। देखो जो जीएसटी है ना, एक बहुत ही मेजर रिफॉर्म है। अब जीएसटी ने क्या किया, यहां पे जो अलग अलग टैक्सेस थे उनको अपने अंदर संभाल लिया। पहले हमारी जो स्टेट्स हैं बहुत सारे टैक्सेस लगाती थी, जैसे यहां पे देखो जीएसटी ने ये सेंट्रल टैक्सेस को सब्स्यूम किया, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और ये स्टेट टैक्सेस को सब्स्यूम किया, वैट, कुछ केसेस में एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑफ लॉटरीज, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, इनको जो है सब्स्यूम कर लिया। तो अब जो स्टेट्स हैं उनको हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए, पहले वो टैक्स लगाती थी और पैसे इकट्ठे कर लेती थी, बट यहाँ पे अब स्टेट्स टैक्स नहीं लगाएंगी, सेंटर टैक्स लगाएगा, जीएसटी इकट्ठा करेगा, स्टेट्स के साथ शेयर भी करेगा। तो स्टेट्स को नुकसान ना हो जाए, इस वजह से हमने एक कंपनसेशन सेस का फंड क्रिएट किया है। कंपनसेशन सेस हम लेवी करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारी लग्जरी गुड्स हैं या फिर डीमेरिट गुड्स है जिनकी कंजम्पशन को हम प्रमोट नहीं करवाना चाहते, उनके ऊपर अलग से कंपनसेशन सेस चार्ज किया जाता है। जैसे पान मसाला, टोबैको, मोटर कार, इनके ऊपर कंपनसेशन सेस भी लेवी किया जाता है, और इस सेस का पैसा स्टेट्स को दिया जाता है उनकी रेवेन्यू शॉर्टफॉल की भरपाई को पूरा करने के लिए। देखो जो जीएसटी है ना, इट इज लेविड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सभी गुड्स और सर्विसेज पे आपका ये जीएसटी लेवी होता है, एक्सेप्ट कुछ हैं जिन पे लेवी नहीं होता, जो कि जीएसटी के एम्बिट से बिल्कुल बिल्कुल बाहर ही हैं। इन पे पुराना टैक्सेशन सिस्टम ही अभी भी चल रहा है। तो आपका जो एल्कोहलिक लिकर है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, पेट्रोलियम है, क्रूड है, डीजल है, पेट्रोल है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, नेचुरल गैस है, तो ये अभी पुराने रिजीम के अंदर ही चल रहे हैं, इनके ऊपर अभी जीएसटी चार्ज नहीं किया जा रहा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहां पे जी जीएसटी के अंदर एक्सपोर्ट्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए उन्हें जीरो रेटेड सप्लाईज माना गया है, यानी कि एक्सपोर्ट्स पे आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, और अगर आपने एक्सपोर्ट करते समय कोई टैक्स पे किया है तो उसका आपको रिफंड भी पूरा पूरा यहां पे मिल जाता है। और आपने जो बाहर से सामान इंपोर्ट कराया उसे इंटरस्टेट सप्लाई माना जाता है और उस पर आईजीएसटी लेवी किया जाता है। देखो आप इंपोर्ट करते हैं ना, उस पर एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है और ऊपर आईजीएसटी लगता है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी तो पहले भी चल रही थी, अभी भी चल रही है। पहले यहां पे सीवीडी लगता था, बट अब इसकी जगह यहां पे आईजीएसटी लगता है। अब जीएसटी से जुड़े मेन मुद्दों पर डिस्कशन करने के लिए एक अलग से जीएसटी काउंसिल भी बनाई गई है, आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इस काउंसिल के हमारे जो चेयरमैन होते हैं वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और इसके अगर हम मेंबर्स की बात करें तो स्टेट के जो आपके फाइनेंस के मिनिस्टर्स हैं, रेवेन्यू के मिनिस्टर्स हैं, वो इसके मेंबर्स होते हैं। और यहाँ पे इसके अलावा जो हमारे सेक्रेटरी रेवेन्यू है वो इसके एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होते हैं। तो जीएसटी काउंसिल में जो डिसीजंस वगैरह हमारे लिए जाते हैं, इट इज टेकन बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि 3/4 वोट से यहाँ पे कोई भी डिसीजन लिया जाता है। और यहाँ लिखा जी 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स, तो यहाँ पे सेंटर और स्टेट्स के वोट्स को अलग अलग वेटेज दी जाती है। सेंटर के जो वोट्स हैं उनको 1/3 वेटेज दी जाती है, और स्टेट्स के जो वोट्स हैं उनको 2/3 वेटेज दी जाती है। अगर बात करें रेट्स अंडर जीएसटी, तो प्रैक्टिकली कौन से रेट्स आपको जीएसटी में देखने को मिलेंगे? 5%, 12%, 18% और 28% आपको ये नॉर्मली देखने को मिलते हैं। 28% इज द हाईएस्ट रेट जो कि नॉर्मली हमें डीमेरिट गुड्स पे देखने को मिलता है। अगर बात करें बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी कैसे बेनिफिशियल है? हमारे सिटीजन्स के लिए भी वो बेनिफिशियल है, क्योंकि एक सिंपल टैक्स सिस्टम है। आपकी जो गुड्स का प्राइसेस है वो इससे घट गया है। पूरे इंडिया में कहीं भी सामान खरीदें, सब जगह आप टैक्सेस इक्वल हैं, तो आपके प्राइसेस यूनिफॉर्म हो चुके हैं। एक ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन सिस्टम अब आ चुका है। अगर ट्रेड या फिर इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करें
तो उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया है। पहले बहुत सारे टैक्सेस से कंप्लाई करना था, अब केवल एक जीएसटी ही आ गया है। और यहाँ पे टैक्स ऑन टैक्स जो था, कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स हुआ करता था, वो खत्म हो गया, क्योंकि नाउ जीएसटी इज बेस्ड ऑन सीमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट। और एक्सपोर्ट्स के लिए तो इंसेंटिव यहाँ पे मिल ही जाते हैं। और अब पूरा इंडिया आपके लिए कॉमन मार्केट बन गया है। एज अ ट्रेडर आप पूरे इंडिया में कहीं भी बिजनेस कर सकते हो, सब जगह पे अब सेम ही टैक्सेस आपके लेवी होने वाले हैं। तो एक सिंपल टैक्स रिजीम आपको यहाँ पे मिल गई है। और गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो गवर्नमेंट तो खुश ही रहेगी जब सिटीजन और आपके जो इंडस्ट्री वाले हैं वो खुश रहेंगे। और इससे इवेंचुअली क्या होने वाला है, आपका इंडस्ट्री और ट्रेड प्रमोट होगा, उससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो भी यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा। और इसीलिए लॉन्ग रन में जब बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा तो गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शंस भी ज्यादा हो सकती हैं। चलिए यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टैक्स कैटेगरीज अंडर जीएसटी? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, इसके अंदर कौन कौन सी टैक्स कैटेगरीज हमें देखने को मिलती हैं? 5%, 10%, 12%, 20% और 28%। देखो जीएसटी के अंदर 5% एक कैटेगरी है, 12% है, 28% है, 10 और 20 हमें नहीं देखने को मिलती हैं। तो ए, सी और ई यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन महा रिवीजन लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के ऊपर। तो ये वाला जो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस का यूनिट है, ये आपका जो नया सिलेबस आया था 2019 से, वहां से इसे ऐड किया गया था। और अभी ये वाला जो यूनिट है काफी इंपॉर्टेंट बन चुका है, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफी सवाल देखने को मिलते हैं और कुछ सवाल थोड़े टेढ़े मेढ़े भी होते हैं। मुझे लगता है कि आज इस सेशन में आपको काफी अच्छे से क्लैरिटी मिल गई है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो आपके साथ डिस्कस हो गए हैं। आपको अगर आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और एवर स्टडी क्लासेस की ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। फ्री कोर्सेज भी हैं और पेड कोर्सेज भी हैं जिनमें आप एनरोल कर सकते हैं। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।